हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर आपका स्वागत है। माय नेम इज प्रतीक नायक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। हम लोग आज फिर से मिल रहे हैं ऑन द एनसीईआरटी टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस क्लास से शुरू किया था, और आज के क्लास के अंदर भी फिर से एनसीईआरटी के ही वेरियस टॉपिक्स को जो हमने शुरू कर रहे थे स्टैंडर्ड 9th की, और नाजिज्म और हिटलर का ग्रोथ कैसे हुआ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है उसके ऊपर चले जाएंगे। एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिटलर की जो पॉलिसीज थी वो कैसे चलती है। बट एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट जॉइन द प्लेटफॉर्म। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। बहुत सारे थाउजेंड्स एंड स्टूडेंट्स को मैंने गाइड भी किया हुआ है। मेरा जो कोर सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, और इसी के लिए मेरी जो प्रोफिशिएंसी है, जहाँ पे कमांड के साथ मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ कि हिस्ट्री को कैसे टीच या कैसे अप्रोच करना चाहिए। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, एंड जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी प्लस वेर आई टीच हिस्ट्री। मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के साथ तो हमारे साथ जुड़ो ही यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, पर साथों साथ प्लस के अंदर भी आइए। प्लस के ऊपर मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को अटेंड करिए, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन के अंदर एक मैं कहूँगा कटिंग एज लेके आइए। अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री का मेरा कोर्स चालू है, ये ख़त्म होते ही फिर हम लोग नए कोर्सेज को लॉन्च करेंगे। एंड आई वेलकम यू कि आप जब प्लस के ऊपर आओगे तो प्लस के ऊपर आपको एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, एजुकेटर जो भी है उनके साथ आप डिस्कस कर पाओगे। प्लस का सब्सक्रिप्शन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको वो मिलेगा दोस्तों, वो है कि एक सब्सक्रिप्शन आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर करता है। ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री के लिए अलग सब्सक्रिप्शन लेना है, पॉलिटी के लिए अलग लेना है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग लेना है। You are just supposed to take one subscription, and the moment you will cover up one subscription, you will be able to attend all the lectures and all the subjects which are being taught by different teachers and educators. जैसा कि मेरे हिस्ट्री के आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा अनअकैडमी प्लस के ऊपर, साथों साथ मेरी पीपीटी की स्लाइड्स है। मैं करीबन 2000 से ज़्यादा स्लाइड्स मैंने कंपाइल की हुई है, मोर देन 2000 स्लाइड्स, एंड द वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल। ये भी आप लेक्चर्स के रूप में अटेंड कर पाओगे। प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल के सब्जेक्ट भी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, और मेरे अलावा जो और भी एजुकेटर्स हैं उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे। लाइव क्लासेस होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, जहाँ पे भी आपको मन चाहे वो आप क्लास को एक्सेस कर पाओगे। अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स को अटेंड भी कर पाओगे। तो मोस्ट वेलकम है आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर। एंड अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है तो मैं आपको कहूँगा कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड हो सकती है, और उसके बाद आपको अपना जो गोल है वो गोल को यूपीएससी सीएसई के रूप में चूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जब वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके बाद मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपका लेक्चर नहीं दिख रहा है, आपका क्लास नहीं दिख रहा है। और फिर जब मैं उनको पूछता हूँ कि आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लिया है, तो वो कहेंगे कि सर हमने कोई दूसरी कैटेगरी के अंदर लिया है। बिकॉज आई टीच इन यूपीएससी सीएसई, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन भी प्लान कर रहे हो तो यूपीएससी सीएसई के अंदर ही सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। अनाउंसमेंट सब्सक्रिप्शन के लिए 2 है। यूपीएससी सीएसई के अंदर 2 प्रकार के आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जहां पे आपको अनअकैडमी की तरफ से पर्सनल कोच को अलॉट किया जाएगा, और ये पर्सनल कोच आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन, हाउ टू बेसिकली फॉर्मुलेट योर फाउंडेशन। और उसके बाद कैसे अगर आप प्रिपरेशन के अंदर आंसर राइटिंग का जो टॉपिक है, स्टडी प्लानर का जो इशू है, वो सब आपको हेल्प किया जाएगा। इसके सिवाय नॉर्मल जो सब्सक्रिप्शन है वो प्लस सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो 1 साल की 57,600 है आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड PN लाइव, और जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 2 ईयर्स की फीस है वो 89,100 है आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड PN लाइव। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे दोस्तों, तब हमेशा याद रखेगा कि मेरा रेफरल कोड PN लाइव यूज़ करिए। द मोमेंट यू विल यूज़ दिस रेफरल कोड आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवाय प्लस सब्सक्रिप्शन 1 महीने से लेकर 24 मंथ तक का अवेलेबल है। अनाउंसमेंट बोल देता हूँ कि 24 अक्टूबर से फीस बढ़ने वाली है, देयर विल बी अ फी राइज। तो अभी जो आप फीस देख रहे हो 39,600 फॉर 1 ईयर आफ्टर अप्लाइंग द रेफरल कोड PN लाइव, एंड 57,600 आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड PN लाइव फॉर 2 years, दिस विल बी रिवाइज्ड
और ये रिवीजन होने वाला है कुछ इस तरह से। पहले एक साल की अगर आप देखोगे तो 39,600 थी रेफरल कोड यूज़ करने के बाद, डिस्काउंट कोड यूज़ करने के बाद। अब वो बेसिकली 44,500 हो जाएगी। तो द फीस आर ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग फॉर 4-5,000 रुपीज़ बढ़ रही है। उसी तौर के ऊपर 2 ईयर्स की 57,600 थी, अब वो बढ़ के 64,800 हो रही है। तो मार्क माय वर्ड्स माय फ्रेंड्स, आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ी मैं कहूँगा कि स्मार्टनेस यूज़ करिएगा। और 24 तारीख, आज की इनफैक्ट 23 तारीख हुआ है, वी स्टिल हैव टाइम। आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। आप एक आध दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन प्लान कर दीजिए और फाइनलाइज कर दीजिए सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। आज खैर 22 हुआ है, मतलब हमारे पास और भी 2 दिन है, तो आप चूज़ कर सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर थोड़ा भी डाउट और हेजिटेशन हो रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री स्पेशल क्लासेस को अटेंड करिए। ये कुछ प्रकार के डेमो क्लास होते हैं जो अनअकैडमी के अंदर हमारे ऐसे टीचर्स बहुत सारे लेते हैं। और ये स्पेशल क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल्ड के अंदर मैंने एमसीक्यूज कराए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशिएंट के, मिडीवल के, इंक्लूडिंग मॉडर्न के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, वो भी पढ़ाया हुआ है। आप ये सब भी इनफैक्ट अटेंड कर सकते हो और आपकी जो तैयारी है उसके अंदर आपको एक आइडिया मिलेगा कि प्लस के ऊपर कैसे पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट प्लस के ऊपर इस प्रकार की कमेंट विंडो भी आपको मिल जाएगी। ये कमेंट के द्वारा आप जो भी स्टूडेंट्स के रूप में आप जो भी कमेंट करोगे वो बेसिकली एक टीचर के साथ आप इंटरेक्ट भी कर पाओगे। तो ये आपके एडवांटेज थे अनअकैडमी प्लस के बारे में। अब लेट अस स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे सेशन। और मैं आपको प्रीवियस क्लास के अंदर हिटलर के बारे में पढ़ा रहा था और मैंने आपको हिटलर के राइस के पीछे के कारण बता दिए थे साहब। और मैंने आपको बताया था कि हिटलर की जो रीजंस जो थे वो क्या हुआ करते थे। और हिटलर के राइस के पीछे के जब हम लोग रीजंस को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको वहां तक बताने की कोशिश की थी कि हिटलर के ग्रोथ के पीछे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। और जब हम लोग ये मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल रीजंस को ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि हिटलर एक प्रोपोगंडा के रूप में, मैं कहूँगा कि एक फेक नैरेटिव क्रिएट करके उसने जर्मनी के अंदर सत्ता हासिल की थी। इंक्लूडिंग वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो जर्मनी के अंदर चलती थी, जिसे हम लोग कहते हैं वाइमार रिपब्लिक, ये वाइमार रिपब्लिक को पूरी तरह से हिटलर ने ख़त्म कर दिया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नाजी स्टेट है वो नाजी स्टेट की स्थापना की। कल के क्लास के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि हिटलर की जो पॉलिसीज़ थी, ये पॉलिसीज़ पावर के ऊपर आने के बाद बहुत बुरी तरह से चेंज की जाती हैं। और ये पॉलिसीज़ इतनी एक्सपांशनरी होती है, ये एक्सपांशनरी होने के कारण ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने समझने की कोशिश की थी कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पे ही हमने कल के क्लास के अंदर देखा था कि हिटलर का ग्रोथ कैसे हुआ, हिटलर की पॉलिसीज़ कैसे रिस्पॉन्सिबल थी और हिटलर ने जो पूरी तरह से अपना जो तिकड़म चलाया है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आगे डेवलप होती हैं। तो कल के क्लास के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि हिटलर क्या करता है, व्हाट हिटलर डिड। और मैंने आपको बताया था कि 1920 से लेके 1930 तक का जो पीरियड था, ये पीरियड में हिटलर का ग्रोथ होता है और हिटलर की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी बढ़ती है। ये वो पीरियड था जब जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मैं कहूँगा कि सोशल क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी थी। और इसी के कारण 1932 तक आते आते जब इलेक्शंस होते हैं तो 1932 के इलेक्शंस में हिटलर की पार्टी जो नाजी पार्टी है उसको मेजोरिटी मिलती है 37% वोट के साथ। ये इलेक्शंस का फायदा उठा के हिटलर ने वन पार्टी स्टेट बनाने की शुरुआत की। और वन पार्टी स्टेट के रूप में हिटलर ने कुछ कुछ एक्शंस ऐसे लिए जिसके कारण हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट देखने को मिली कि हिटलर पूरी तरह से पावर को कैप्चर करेगा। ये एक्शंस के अंतर्गत मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ख़त्म कर देना, या यही एक्शंस के अंदर हम लोग हिटलर को इंक्लूड कर सकते हैं कि हिटलर ने कैसे फ्री प्रेस का जो कंसेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया, सिविल लिबर्टीज़ का जो कंसेप्ट था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। साथों साथ जितने भी ट्रेड यूनियंस हुआ करते थे उन सबको बैन कर दिया। ये सब चीज़ें दर्शाती है कि हिटलर कितना बड़ा एक प्रोपोगंडिस्ट था जिसके द्वारा उसने जर्मनी के अंदर पावर कैप्चर किया। जब हम लोग हिटलर को ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं तो हमको एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है
कि जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शंस का नारा दिया गया हिटलर के द्वारा, और जर्मनी के अंदर जब उसने इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का नारा दिया तो जर्मनी के अंदर जो अनएम्प्लॉयड यूथ हुआ करता था, ये अनएम्प्लॉयड यूथ को भी वो डाइवर्ट करा के बोलता है कि मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं। यही हिटलर बेसिकली अपना पॉलिटिकल एक्सपांशन करने की कोशिश करेगा। और पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल एक्सपांशन की जब हम लोग बात करेंगे तो हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साई की जो अलग अलग प्रोविजंस थे उनको उसने खत्म कर दिए। और कल के क्लास के अंदर मैंने आपको शायद बताने की कोशिश की थी कि वो ट्रीटी ऑफ वर्साई है जहां पे हिटलर ने इनफैक्ट जर्मनी के साथ हुए अन्याय को एक एक करके तोड़ दिया था। जैसे कि लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ करवाना, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताने की कोशिश की थी कि यही हिटलर समय जैसे आगे चलता है वैसे वैसे इनफैक्ट राइनलैंड को फ्रांस के पास से छीन लेगा। यही हिटलर जैसे जैसे समय आगे गया वैसे वैसे हमको देखने को मिलता है कि उसने सुडेटन लैंड करके जो जगह थी उसको छीन लिया, और सुडेटन लैंड होने के साथ साथ जेकोस्लोवाकिया करके जो कंट्री था उसको भी अपने अंदर मर्ज करवा दिया। यही हिटलर की एक्सपांशन जो है आगे चलती है, और एक्सपांशन होते होते उसने पोलैंड के ऊपर जब अटैक किया, और पोलैंड के ऊपर जब अटैक करता है तो दिस विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ रिएक्शन, और यही रिएक्शन के कारण वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। कल के क्लास के अंदर मैंने आपको हिटलर की एक्सपांशनरी पॉलिसीज के अंतर्गत वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि 1940 ऑनवर्ड से दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, और 1940 से लेके 1945 तक आपको ये जो पीरियड है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मिलेगा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड के दौरान वी फाइंड मल्टीपल थिंग्स दैट विल बी डेवलप एट दैट टाइम, एंड इसी चक्कर के अंदर हमको देखने को मिलता है कि दुनिया जो है वो दो फोर्सेस के अंदर बढ़ जाती है। एक तो थे अलाइड पावर्स, दूसरे जो पावर्स हुआ करते थे जिसे हम लोग कहेंगे एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स के अंदर रोम, बर्लिन और टोक्यो, इन तीनों की इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि एक एग्रीमेंट होती है जहां पे मुसोलिनी, जनरल टोजो और हिटलर का करार। दूसरी साइड के ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, और लेटर ऑन फिर यूरोप के जो अदर कंट्रीज है वो भी इसके अंदर थोड़े बहुत जुड़ेंगे, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हमारी हालत खराब हो जाएगी। इस दौरान हिटलर ने एक और एग्रीमेंट किया था जिसका नाम था नाजी सोवियत पैक्ट, और मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया कि यही हिटलर नाजी सोवियत पैक्ट के तहत यूएसएसआर के ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, उसने प्रॉमिस किया था स्टालिन को। पर 1942 तक आते आते या 41 तक आते आते हमको देखने को मिला कि हिटलर ने सोवियत संघ के ऊपर अटैक कर दिया, और यहां से ही वर्ल्ड वॉर का पूरा पिक्चर बदल गया। हिटलर ने जब सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक किया उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की दिशा और दशा बदल जाती है। एक साइड के ऊपर रशिया जो है ये अलाइड फोर्सेस का पार्ट बन जाता है, और जैसे जैसे समय आगे गया उसी टाइम के अंदर हमको देखने को मिलता है कि अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर के अंदर जंप कर देगा। रशिया को अलाइड फोर्सेस की तरफ जाने के पीछे का एकमात्र कारण यह था कि हिटलर ने उसके साथ गद्दारी की थी, और हिटलर ने जो रशिया को प्रॉमिस किया था उसके विपरीत जाके रशिया के ऊपर अटैक किया। अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर आने के पीछे का कारण यह था कि अमेरिका के ऊपर जापान का अटैक किया गया था एट द प्लेस कॉल्ड एज पर्ल हार्बर। आपने देखा होगा, ये जगह हिस्ट्री के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे हॉलीवुड के मूवीज भी बने हैं, और अमेरिका भी बौखला जाता है और अमेरिका भी कहता है कि हम इन सब को खत्म करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि अलाइड फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ आपके यहाँ पे बढ़ने की शुरुआत होती है, एंड 1942 तक आते आते इनकी स्ट्रेंथ काफी सारी इंक्रीज हो जाती है, काफी सारी बढ़ जाती है। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर कि जो एक्सेस पावर्स हुआ करते थे उनका डिक्लाइन होने की शुरुआत होती है 1942 ऑनवर्ड्स। और कल के क्लास के अंदर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको यहां तक बहुत डिटेल्ड वे के अंदर बताया था कि हिटलर क्या करता है
और हिटलर ने किस तरह से जर्मनी के अंदर जो एक्सपांशन था, जर्मनी के बाहर का एक्सपांशन था, उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया। और जर्मनी के बाहर का एक्सपांशन करते कराने के चक्कर में जब हिटलर यूएसएसआर के ऊपर अटैक करेगा, जब हिटलर रशिया के ऊपर अटैक करेगा, तो उसी के कारण हमको देखने को मिला कि हिटलर को बहुत बड़ा सेटबैक मिलने की शुरुआत होगी। यही सेटबैक को आज के क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जर्मन आर्मी जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती है और इसी के बाद हिटलर के डिक्लाइन की शुरुआत होगी। सो वी फाइंड कि प्रश्न आता है कि 1940 के बाद हिटलर के दिमाग में ऐसा तो क्या आ गया था कि हिटलर पूरी तरह से अपनी जो स्टालिन के साथ जो करार किया था, जो उसने एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट को कैंसिल कर दे, वो एग्रीमेंट को रद्द कर दे। और एग्रीमेंट को कैंसिल करने के बाद, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद हिटलर हम लोग कह सकते हैं कि काइंड ऑफ जो है स्टालिन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम द मैप। ये मैप हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि हिटलर बेसिकली जर्मन रेस का एक बहुत बड़ा समर्थक था और उसका मानना था कि जर्मनी के जो लोग हैं वो सबसे प्योरेस्ट लोग हैं। द पीपल ऑफ जर्मनी बिलोंग्स टू वन ऑफ द प्योरेस्ट रेसेस एंड बिकॉज द पीपल ऑफ जर्मनी बिलोंग्स टू वन ऑफ द प्योरेस्ट रेसेस, जर्मनी के जो लोग हैं बहुत ही प्योर है, उनकी नस्ल बहुत प्योर है, इसके लिए उनको रहने के लिए जगह बड़ी चाहिए। दे रिक्वायर मोर मनी टू स्टे, they required more land to have their resources and fulfill their way of life. and इसी के कारण हिटलर पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा करता है और यही हिटलर सोचता है कि भाई यूरोप तो अब मेरा हो गया है, अब यूरोप के बाहर मुझे जाना है तो कहाँ जाऊंगा। तो यूरोप के बाहर जाएगा, अगर वो वेस्टर्न यूरोप की इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा साहब, वहां तो समुंदर आ जाएगा, इट विल लीड टू दी वाटर साहब, नेवी। दूसरा, अगर हिटलर ईस्टर्न यूरोप के अंदर चला जाए, इफ द हिटलर विल गो टू ईस्टर्न यूरोप, तो फायदा क्या होगा, द फंडामेंटल एडवांटेज दैट हिटलर विल बी गेटिंग विल बी कि हिटलर को जमीन मिल जाएगी बहुत बड़ी। इनफैक्ट हिटलर का खुद का मानना था कि उरल माउंटेन्स जो है, वो उरल माउंटेन्स रशिया के अंदर आए हुए, दैट इज द ज्योग्राफिकल बाउंड्री फॉर द जर्मन एम्पायर। जर्मनी का जो साम्राज्य है उरल तक तो मिनिमम रहना चाहिए। ये हिटलर के खुद के पर्सनल थॉट्स थे और इसी के कारण जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है 1940 पे, उसने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया। धीरे 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 आजू बाजू के एरियाज को जीतता 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 हिटलर आगे चला जाता है, उसको कोई नहीं बोल देगा। हिटलर को लग रहा था कि मैं अजय हो गया हूं, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हिटलर को लग रहा था कि मैं अजात शत्रु हूं और इसी के कारण मैं इतना पावरफुल हूं कि नो वन कैन बीट मी। हिटलर ने सबसे बड़ी गलती यूएसएसआर के ऊपर अटैक करके नहीं की थी। हिटलर ने सबसे बड़ी गलती यह की थी कि उसने यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया, पर उसने टाइम नहीं देखा कि कौन से टाइम के ऊपर अटैक किया। हिटलर ने यूएसएसआर के ऊपर फ्रंट खोला 1942 या 1941 तक आते आते, मिड पीरियड तक आते आते। ये वो पीरियड था जब हिटलर ने जून महीने के अंदर अपने फोर्सेस को भेजा था यूएसएसआर के अंदर और कहा था कि उनको खदेड़ के आओ सब कुछ, और ऑलमोस्ट रशिया तुम्हारे हाथ में आ जाना चाहिए। द इश्यू वॉज कि हिटलर की आर्मी को नहीं पता था कि जून के बाद जुलाई भी आता है, जुलाई के बाद अगस्त भी आता है, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर से ही रशिया के अंदर सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। खैर भारत में भी हो जाती थी एक टाइम के ऊपर, खैर आजकल नहीं होती है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। बट पहले तो ये था कि सितंबर अक्टूबर तक आते आते ठंडी आनी शुरू हो जाती है, खास करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि जो 23.5 के ऊपर के लैटिट्यूड्स है, वहां पे तो ऑटोमेटिकली ठंडी आपकी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो हिटलर के साथ भी यही हुआ। हिटलर को लग रहा था कि मैं अपनी आर्मी को भेजूंगा, रशिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे हम लोग रातों रात। रशियंस को सबसे बड़ी हेल्प मिल जाती है क्लाइमेट के द्वारा, और जब हिटलर की आर्मी ने अटैक किया रशिया के ऊपर, तो रशिया की जो क्लाइमेट थी, रशिया की टोपोग्राफी थी, रशिया की जो पूरी की पूरी हम लोग कह सकते हैं कि वातावरण था, वो हिटलर की आर्मी को जमा नहीं साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस हम लोग के बारे में बोला गया है कि हिटलर ने जून 1941 के ऊपर जब जर्मनी की सेना को रशिया के अंदर भेजा,
तो एनसीईआरटी लिखती है कि इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल ब्लंडर दैट कैन बी कमिटेड बाय हिटलर। बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया हिटलर ने साहब। उसके पीछे का कारण ये था कि हिटलर अब दोनों साइड से फंस जाएगा। एक साइड के ऊपर रशिया की आर्मी उसको स्टॉप करने के लिए अपना काम करने की शुरुआत करती है। ऑन वन साइड वी फाइंड द रशियन आर्मी विल बी ट्राइंग टू स्टॉप द हिटलर एंड हिज आर्मी। अगर आप देख रहे हो तो ये हिटलर की सेना को रोकने के लिए रशिया ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाल लिया। दूसरी साइड के ऊपर यहां से अगर आप समझोगे तो ब्रिटेन दिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम। ये जो यूनाइटेड किंगडम है, इसके जो शासक थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम हिटलर के ऊपर दूसरा फ्रंट खोलेंगे, दैट इज नोन एज वेस्टर्न फ्रंट। तो हिटलर की कंडीशन दोस्तों ऐसी हो जाती है, आप समझने की कोशिश करिएगा। हिटलर की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हिटलर को एक साइड के ऊपर वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर लड़ाई करनी है, दूसरे साइड के ऊपर देखोगे तो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर लड़ाई करनी है। हिटलर इज सपोज टू फाइट ऑन बोथ द साइड्स, on the eastern areas and the western areas, and Hitler is very much confused कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। तो हिटलर की साथ ये हो गया दोस्तों, हिटलर की कंडीशन ऐसी हो गई दोस्तों कि एक साइड के ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने वेस्टर्न फ्रंट खोल दिया, दूसरी साइड के ऊपर रशिया ने ईस्टर्न फ्रंट खोल दिया। हिटलर यहां पे बीच में फंस गया है और हिटलर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। लड़ाई शुरू हुई थी, जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर कब्जा किया, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर कब्जा किया, जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर कब्जा कर दिया, सब कुछ कर दिया साहब, पूरी तरह से उसने कंट्रोल कर दिया। एवरीथिंग हैपेंड, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द जर्मनी फेस्ड वाज द यूएसएसआर। क्योंकि यूएसएसआर एक ऐसा प्रदेश था जहां पे सर्दियों की शुरुआत होने के कारण हिटलर की सेना को मार पड़ गई। और यूएसएसआर के दो बड़े जनरल्स थे, कैप्टन नवंबर एंड कैप्टन दिसंबर, जनरल नवंबर एंड जनरल दिसंबर के रूप में हम लोग जिनको पहचानते हैं, जिनके कारण जर्मनी की सेना का हौसला जो था वो ध्वस्त हो जाता है। द जर्मन आर्मी विच यूज्ड टू कंसीडर्ड एज इनविंसिबल, कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसको रशिया के अंदर जो ठंड पड़ती है उसके कारण उनकी मौत आ जाती है। और इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि जब वेदर ने जर्मनी की सेना को मदद नहीं की, जब क्लाइमेट ने जर्मनी की सेना को मदद नहीं की, और जो क्लाइमेट के अंदर -30, -40, -50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब आपको लड़ाई करनी थी, तो जर्मन आर्मी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जर्मनी की सेना की हालत खराब हो चुकी थी। ऊपर से अगर आप देखोगे कि जर्मनी आर्मी जहां जहां घुस रही है, वहां वहां उनको फूड एंड शेल्टर का बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। अगर आपको प्रीवियस क्लास याद होगा तो 1930-40 के दशक के अंदर, खास करके 1940s के पीरियड की बात मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताई थी कि जब रशिया की इनिशियली सेटबैक पड़ता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर और हिटलर रशिया के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो रशिया के शासकों ने वहां के लोकल लोगों को बताया था कि आप वहां से निकल जाओ, जर्मनी के हाथ में कभी हत्था मत बनिएगा, और आप जब वहां से जा रहे हो तो वहां पे आपका जो भी घर बार है, वहां पे आपके पास जो भी खाना है, वहां पे आपने अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया है तो वहां पे जो भी खेत खलियान है उसको सब जला दीजिएगा। जर्मनी की सेना अगर रशिया के अंदर घुस भी मारती है, इफ द रशियन आर्मी इज नॉट एबल टू स्टॉप द जर्मन्स एंड द जर्मन्स एंटर द रशिया, द जर्मन्स विल नॉट बी हैविंग एनीथिंग टू ईट, उनको कुछ खाने का नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा। जर्मनी की आर्मी 2 साल से लड़ाई करने के लिए निकल पड़ी थी। रशिया की आर्मी को अपने ही घर के अंदर फाइट करना था। रशिया वॉज अ फॉरेन लैंड फॉर द जर्मन्स, बट द जर्मन्स I would say were not prepared to fight in the Russia, and Russians were fighting to save their own motherland. अब आप मुझे बताइए कि दो प्रकार के लोग लड़ाई कर रहे हैं। एक इंसान है जो अपने घर से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर फाइट कर रहा है। There is one person who is fighting thousands and thousands of kilometers away from his house, and other person is fighting to safeguard his own property, own resources, own market, own political conditions and own motherland. तो इसमें से जीत होने की शक्यता किसकी है? जो बंदा बाहर से आया है वो जीतेगा जिसका जज्बा बुलंद होगा, या जो इंसान जो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, नो डाउट उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, दे डू नॉट हैव मच ऑफ द रिसोर्सेज,
हु विल बी द विनर साहब? रशियंस ने ये चीज प्रूव कराई कि अगर आपके पास पैसा ना हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज ना हो, अगर आपके पास सुविधाएं ना हो, पर अगर आपके पास विल पावर होता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप बड़े से बड़े साम्राज्यों को भी हरा सकते हो। 1941 के जून महीने के अंदर जर्मन आर्मी रशिया के अंदर घुसती है। उसके बाद रशियंस ने जर्मन्स को खुंदेल खुंदेल के मारा, और इतना बुरी तरह मारा, इतना बुरी तरह मारा। इसी के कारण एनसीईआरटी लिखती है कि रशिया की जो रेड आर्मी हुआ करती थी, सेना थी, रेड आर्मी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया है, उसने जर्मन आर्मी को बहुत मारा। और एक जगह थी जिसका नाम था स्टेलिनग्राड, या इसका पहले का नाम था लेनिनग्राड, या इसके पहले का नाम था पेट्रोग्राड, या इसके पहले का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। ये वही जगह है विच यूज्ड टू बी द मेन कैपिटल ऑफ द रशियन एम्पायर वंस अपॉन अ टाइम। वहां पे ही अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जर्मन आर्मी को डिफीट किया जाता है, और जितने भी जर्मन सोल्जर्स थे उन सबको बुरी तरह से हाउंड किया गया, उनको बुरी तरह से परेशान किया गया। जितने भी जर्मन सोल्जर्स वहां जो फाइट कर रहे थे, उनको रशिया की रेड आर्मी ने खदेड़ खदेड़ के मारा। एंड वी फाइंड कि जब वर्ल्ड वॉर 2 का खत्म होता है, या 45 का एंड आता है, 45 के एंड तक आते आते जो रशिया ने जर्मनी को बुरी तरह से खत्म किया, उसके बाद पूरा का पूरा जो ईस्टर्न यूरोप है, वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर आपका रशियन एम्पायर की शुरुआत होती है। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि रशिया जो है वो जर्मनी को हराएगा। एक साइड के ऊपर रशिया और जर्मन्स के बीच में लड़ाई शुरू हो रही थी, दूसरी साइड के ऊपर हमको देखने को मिलता है कि अमेरिका जो है, वो अमेरिका भी ये वर्ल्ड वॉर के अंदर आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका क्यों वर्ल्ड वॉर के अंदर आया? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अमेरिका को वर्ल्ड वॉर के अंदर आने के पीछे का एक कारण वो था जापान के साथ उसकी लड़ाई। और अमेरिका और जापान की जो लड़ाई है, ये कोई नई लड़ाई नहीं थी। द अमेरिकन्स एंड द जापानीज वर फाइटिंग, एंड इट वाज नॉट अ न्यू फाइट, इट वाज अ वेरी ओल्ड फाइट आई वुड से। ये लड़ाई काफी समय से चल रही थी, राइट फ्रॉम द 1850s पीरियड, जब कमोडोर मैथ्यू पेरी करके एक कमोडोर थे यूएस नेवी के, जिन्होंने जापान में जाके बॉम्बिंग की थी, और जापान को पूरी तरह से कॉलोनाइज करने की कोशिश की जाती है उनके द्वारा। ये कमोडोर पेरी का जो बॉम्बिंग था, उसके कारण जापानियों को लग रहा था कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का क्वेश्चन आ चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड वी विल मेक श्योर कि हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा जो स्वामान है, उसको हम लोग झुकने नहीं देंगे, उसको पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि जब हम लोग जापान की बात करते हैं, तो जापान ने अमेरिका को बदला लेने के लिए 1941 तक आते आते उसने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया। अमेरिका इनिशियली वर्ल्ड वॉर के अंदर जुड़ना नहीं चाहता था। उसके पीछे का एक कारण ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हो गई थी। और मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि अमेरिका 1920s और 1930s के बीच में ग्रेट डिप्रेशन से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए अमेरिका कहता है कि वॉर अभी अवॉइडेबल होगी, उतनी ही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अगर हमने युद्ध कर दिया तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी संपत्ति है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस अमेरिका वाज अवॉइडिंग। बट जापान ने जो पूरी तरह से अपने पावर को एक्सपांड किया, और एक्सपांड करते करते उसने साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर किया, और उसके बाद यूएस नेवल बेसिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की पैसिफिक समुद्र के अंदर। और पैसिफिक समुद्र के अंदर जब बेसिकली ये घटना होती है, और पर्ल हार्बर के ऊपर जब बेसिकली अमेरिका के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद अमेरिका भी ये वॉर के अंदर जुड़ जाता है। एंड वी फाइंड 1942 से लेके 1945 का जो पीरियड था, ये पीरियड के दौरान हमको बहुत क्लियर कट चीज़ें मिल रही है कि वर्ल्ड वॉर बहुत बुरी तरह से जर्मनी, जापान और इटली के लिए रहता है। और ये तीनों के तीनों जो कंट्रीज है, ये हार जाते हैं। हिटलर पूरी तरह से पराजित हो जाएगा, और हिटलर अगर आपको पता होगा तो वो अपने आप को गोली मार देता है, ही विल कमिटेड सुसाइड। जापान एक ऐसा कंट्री है जिसको सरेंडर करवाया जाता है बाय थ्रोइंग अ बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी 7th एंड 9th अगस्त। और अमेरिका ने ये दिखाया जापान को कि बेटा हमारे साथ ये करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर कि जब
जापान को बॉम्ब किया गया, उसके बाद सीज फायर होता है और डिसाइड किया जाता है कि अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, अब आगे क्या होगा उसके ऊपर चर्चा होती है। वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है उसके बाद जितने भी नाजी क्रिमिनल्स हुआ करते थे उन सबको पनिश करने के लिए बेसिकली सरकार ने एक बोर्ड बनाया। और जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तब उसके सबसे इंट्रोडक्टरी लाइंस के अंदर एक स्टोरी बताई थी जहाँ पे एक जर्मनी का लड़का था जिसका नाम था हेलमुथ, और उसके जो फादर हुआ करते थे और उसके जो मदर हुआ करते थे वो चर्चा कर रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए। और वो चर्चा के अंदर एक डिस्कशन ये हो रहा था कि कल उठ के अगर अमेरिकन्स और ब्रिटिश हमारे घर के अंदर आते हैं तो हमको यहाँ से निकलने के लिए क्या रास्ता हो सकता है। और एक रास्ता इसमें से इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम शायद हम लोग को भी मार देंगे और हमारे बच्चों को भी मार देंगे, सो दैट हमको ये ह्यूमिलेशन ना फेस करना पड़े। ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है ये कंडीशन आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रहती है। वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदल दी और वर्ल्ड वॉर 2 को बेसिकली आगाज देने वाला कोई बंदा था तो वो था हिटलर। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 क्यों करवाया, वाई हिटलर वॉज सो मच इन फेवर ऑफ एक्सपांशन ऑफ जर्मनी, वाई हिटलर वॉज सो मच इन फेवर ऑफ killing of his own people, be it the German population or be it the Jewish population। यहूदी लोग, जर्मन लोगों को उसने क्यों मारा, क्यों फ्रांस के ऊपर अटैक करवाया, क्यों यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया, सबके ऊपर उसने इस प्रकार के काम किए, उसके पीछे का कारण क्या था। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 को समझना है तो आपको मैं एक चीज बहुत क्लियर कट बता देता हूं, वर्ल्ड वॉर 2 आपको तभी समझ में आएगी जब आप नाजिज्म को समझ पाओगे। और नाजिज्म जो एक आइडियोलॉजी है उसके अंदर का एक पर्सपेक्टिव है कि नाजिज्म दुनिया को कैसे देखता था वो भी बहुत जरूरी है। हिटलर का जो पावर है वो बेसिकली एक चीज के ऊपर चलता है और उसका था कि जर्मन एम्पायर शुड रूल ओवर द वर्ल्ड। ये जो जर्मन एम्पायर शुड रूल ओवर द वर्ल्ड का जो आइडिया है कि दुनिया के ऊपर हमारा शासन रहना चाहिए, पूरी दुनिया के बादशाह हम रहेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे एनसीईआरटी ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हमको बताने की कोशिश की है। और एनसीईआरटी हमको बताता है कि ये जो नाजिज्म की एक्सपांशनरी पॉलिसीज थी इसी के कारण वर्ल्ड वॉर होता है साहब। तो वर्ल्ड वॉर होने के पीछे के कारण तो आपका नाजिज्म रिस्पॉन्सिबल है ही, लीडिंग टू इंपीरियलिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स। नाजिज्म सोचता क्या था ऐसा तो जिसके कारण ये वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके गया, वो हमको समझना जरूरी है। यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर, फीचर्स ऑफ नाजिज्म के ऊपर। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है वो है कि आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी। दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है वो है फीचर्स ऑफ नाजिज्म, कि भाई नाजीवाद के फीचर्स क्या है साहब। इस प्रकार के आपको ओपिनियंस के साथ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपका कार्य भी यही होना चाहिए कि आपको जब इस प्रकार के ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, आइडियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसको एनालिटिकली ड्राफ्ट करें। आपको पता होगा कि मेरी जो हिस्ट्री का अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जब यूपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें फैक्ट को ज़्यादा दरकरार ना करते हुए एनालिसिस करिए। फैक्ट ऑटोमेटिकली आपको पीछे बैकग्राउंड के अंदर याद रहने की शुरुआत हो जाएगी। फैक्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आपको पीछे बैकग्राउंड के अंदर दिखेगी और उसी को ही समझने की कोशिश करते हैं कि नाजिज्म ने ये दुनिया को क्यों युद्ध की तरफ लेके गया, उसके पीछे उनकी आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी को हमको समझना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी लिखती है द क्राइम्स दैट द नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस टू द हिटलर्स वर्ल्ड व्यू एंड अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। पहला पॉइंट हमको समझ में आता है कि नाजिज्म मानता है कि दुनिया के अंदर रेशियल हायरार्की होती है और ये कहता है कि कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं जो समाज व्यवस्था के अंदर ऊपर आते हैं और कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं जो समाज व्यवस्था के अंदर नीचे आते हैं।
हिटलर का मानना यह था कि ऐसे कोई भी लोग जो ब्लॉन्ड हो, जिनके बाल जो है थोड़े बहुत क्या कहते हैं गोल्डन स्टाइल यूरोपियन स्टाइल हो, जिनकी आंखें ब्लू कलर की हो, जो दिखने में बहुत ही नॉर्डिक लगे साहब, नॉर्थ यूरोपियन स्टाइल के, खास करके आर्यन कुल के होने चाहिए। ये सबके सब बेसिकली आपके जो भी है वो सबसे हाईएस्ट रेस है। तो उसने एक जर्मन आर्यन रेस का नारा दिया और उसने बताया कि ये जो जर्मन आर्यन रेस है ये सबसे टॉप के ऊपर है। सबसे नीचे वाली जो रेस है वो ज्यूज है, यहूदी लोग सबसे नीच के, ये सबसे नीचे के नीचे प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, ये हिटलर कहता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि हिटलर ने अपनी जो आइडिया है उसमें रेशियल हायरार्की के द्वारा यहूदियों को, खास करके जिसे हम लोग यूइश पॉपुलेशन कहते हैं, उसको उसने परसिक्यूट करने की शुरुआत की। उसकी जो आइडिया थी जिसके तहत उसको लग रहा था कि ये जो जूइश लोग हैं, ये जूइश लोग जर्मन लोगों के दुश्मन हैं, ये हिटलर का खुद का मानना था। ये जो जूइश लोग हैं इन्होंने जर्मन रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये जो जूइश लोग हैं इनके पास जीने का अधिकार नहीं है, और इसी के कारण हिटलर इन सबको गैस चैम्बर्स के अंदर लॉक कर देगा और उनको मार देगा। बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मारता है, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, चिंता मत करिए। आई विल कम बैक टू दैट टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन यू कि हिटलर क्या करता है, कैसे करता है। पर पहला पॉइंट से हमको समझ में आता है कि हिटलर कैसे सोचता था और हिटलर का जो आइडिया था वो किस तरह से चलता है, जहां पे वो रेशियल हायरार्की को मानता है। वो कहता है कि एवरी मैन इज नॉट इक्वल, ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट, ईच एंड एवरी आई वुड से जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग है सर। इसके लिए उनको एंटी रेशियल, आर्क एनिमीज ऑफ आरियंस, इस प्रकार की आपको चीजों के रूप में उनको कंसीडर किया जाता था। और यहूदियों को परसिक्यूट करने के लिए हिटलर ने बहुत सारे काम भी करने की शुरुआत की थी। इसके सिवाय हिटलर की जब हम लोग बात करेंगे, हिटलर का मानना यह था कि जितने भी दूसरे रंग के लोग हैं उनके ऊपर एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो आर्यन है कि नहीं है साहब। अगर आपका गोरा रंग है तो ही आप आर्यन के रूप में पहचाने जाओगे, अगर आपका गोरा रंग नहीं है तो शायद आपको नॉन आर्यन के रूप में कंसीडर किया जाएगा। और इसी के कारण हिटलर जो है अपनी आर्यन नॉन आर्यन रेशियल थियरी के कारण यूरोप के अंदर कुछ कुछ लोगों को नॉन आर्यन का दर्जा दे के उनको पनिश करने की शुरुआत करता है। अब सवाल यह आता है कि हिटलर के दिमाग में ये जो आर्यन नॉन आर्यन की विचारधारा है वो किसने डाली। सवाल यह आता है कि हिटलर क्यों ऐसा मानता था कि कुछ विशेष प्रकार के लोग जिनकी ब्लू कलर की आंखें होगी, गोरा रंग होगा, तगड़ी कद काठी होगी, उनकी हाइट होगी बहुत लंबी होगी, स्मार्ट दिखने चाहिए, वही लोग आर्यंस है, बाकी सब के सब नॉन आर्यंस है, और नॉन आर्यंस को टेक्निकली जीने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों हिटलर का बिलीफ था? हिटलर का ये जो बिलीफ है उसके पीछे साइंस की दो बड़ी बड़ी थियरीज आपको मिलेगी। एक थियरी है चार्ल्स डार्विन की और दूसरी है हर्बर्ट स्पेंसर की। चार्ल्स डार्विन एक थियरी के अंदर बिलीव करता है जो है थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जहां चार्ल्स डार्विन कहता है कि ये जो धरती के ऊपर जितने पेड़ पौधे हैं, ये जो धरती के ऊपर जो भी जानवर है, उन सब का इवोल्यूशन हुआ है। ये जितने भी मात्रा के अंदर पेड़ पौधे जानवर दिख रहे हैं उनमें से कुछ कुछ जानवर और कुछ कुछ पेड़ पौधे ही सरवाइव कर पाएंगे नेचर के सामने, और नेचर उनको चूज करता है। दैट इज नोन एज द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हिटलर का भी यही मानना था कि एज एन इंडिविजुअल कुछ कुछ लोगों को हम चूज करेंगे जिनके पास जीने का अधिकार होगा, बाकी सबके सब लोग हैं उनके पास जीने का राइट नहीं है, उनको हम लोग मजदूरी करवाएंगे और काम नहीं है तो उस दिन उनको मार देंगे साहब। एंड बेस्ड ऑन दिस आइडियाज हिटलर गिव्स दिस आइडियोलॉजी टू द होल वर्ल्ड कि भाई दुनिया इवॉल्व हो रही है, हम नेचुरल सिलेक्शन के विचारधारा के अंदर मानते हैं। और हिटलर ने कहा कि वो सिलेक्शन मैं करूंगा क्योंकि जर्मनी का राजा मैं हूं, जर्मनी का चांसलर मैं हूं, एंड बीइंग द चांसलर ऑफ जर्मनी आई विल बी डिसाइडिंग कि व्हाट एंड हाउ
अ पर्सन शुड लिव एंड सर्वाइव। हिटलर की जो आर्यन नॉन आर्यन थियरी है, उसके अंदर सेकंड बिगेस्ट जो कोई फोर्स थी वो थी हर्बर्ट स्पेंसर की सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट की थियरी। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी थियरी के अंदर बहुत क्लियर कट बताया था कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी के ऊपर वही लोग सरवाइव कर पाते हैं जो फिट रहते हैं। फिट रहने का मतलब ये नहीं कि 6 पैक्स एग बना दो साहब। फिट रहने का मतलब ये है कि संसार के अंदर, दुनिया के अंदर जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, दुनिया के अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं, ये जितने भी बदलाव हो रहे हैं उनके अंदर आदमी अगर एडप्ट कर पाता है, इफ अ पर्सन इज एबल टू अडप्ट, देन एंड ओनली देन ही कैन सर्वाइव। हिटलर का भी मानना था कि मैं वैसे ही लोगों को जर्मनी के अंदर रहने का, जीने का, खाने पीने का अधिकार दूंगा जो लोग एडप्ट कर पाए। तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जो नॉन आर्यन और आर्यन की थियरी है, उसके पीछे हिटलर ने एक बहुत बड़ा साइंटिफिक बेसिस दिया। और हिटलर ने ये साइंटिफिक बेसिस के पीछे फॉलो करने का कारण उसने यही बताया कि देखिए कुछ कुछ रेस ऐसी है जो जीने के लायक नहीं है साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस बेस्ड ऑन दी डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। हिटलर ने अपने जो रेसिस्ट थिंकर्स और रेसिस्ट आइडियाज है उसको जस्टिफाई करवा दिया। याद रखेगा कि डार्विन ने कभी भी ये एडवोकेट नहीं किया है कि जो भी आप नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हो उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन करना जरूरी है। डार्विन ने यही कहा था कि संसार के अंदर नेचर चूज करेगा कि किसको जीना है, किसको नहीं जीना है। मनुष्य चूज नहीं करेगा, पर्सन विल नॉट चूज सब। पर हिटलर ने कह दिया कि भाई मैं चूज करूंगा कि भाई जर्मनी के अंदर किसके पास जीने का अधिकार है और जर्मनी के अंदर किसके पास जीने का अधिकार नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि हिटलर बहुत ही शाना था और हिटलर ने ये चीज प्रूव करवाई और हिटलर ने बताया कि देखिए कि आपको ऐसा करना पड़ेगा साहब। उसके जितने भी आइडियाज थे हिटलर के, वो जर्मनी के अंदर बहुत सारे रेसिस्ट थिंकर्स थे, उन सब के हाथ में आ गए। पॉलिटिशियंस थे, उन सब के हाथ में आ गए और उसके कारण उन्होंने जस्टिफाई किया कि हम यहूदियों को क्यों मान रहे हैं। और उन्होंने बहुत क्लियर कट बताई कि संसार के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी वो सरवाइव करेगी, बाकी जितने भी कमजोर रेस है वो सब की सब पेरिश हो जाएगी। जर्मन्स का मानना था कि ये सब के सब आर्यन रेस के लोग हैं, वो सब के सब, और वो सबसे फाइनेस्ट है, वो सबसे प्योरेस्ट है और इसके लिए वो सरवाइव आराम से कर पाएंगे। एंड जब वो सरवाइव कर पाएंगे तो पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट भी कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कंसिडर दैट नाजिज्म इज एन आइडियोलॉजी which propagates racial hierarchy. This racial hierarchy is based on the idea of Aryan versus non-Aryan. And they say that the Aryan is the purest race. इनका मानना है कि आर्यन की जो जाति है वो सबसे प्योरेस्ट है और ये प्योरेस्ट होने के कारण इसको सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये दुनिया के ऊपर डोमिनेट करेगी साहब। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर। जब हिटलर की बात करते हैं तो हिटलर अपनी जो किताबें हैं, ये किताबें के अंदर बहुत क्लियर कट पॉइंट लिखता है और कहता है कि भाई देखो, अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें मिल रही है वो बेसिकली एक गिफ्ट के रूप में आपको नहीं मिलेगा। और हिटलर कहता है कि अगर आपको फाइट करना है तो आपको अपने राइट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर कि हिटलर ने आर्यन रेस की थियरी आगे प्रोपोगेट करते हुए अपने ही सोसाइटी के अंदर जो जूइश लोग हुआ करते थे उनको हायरार्की में नीचे बताया। उनको कहा कि ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी के लोग हैं एंड बिकॉज दे आर ऑफ द लोएस्ट कैटेगरी इन द हायरार्की, दे हैव नो राइट टू लाइफ। इनकी राइट टू लाइफ ले लेनी चाहिए, इनको कुछ ऐसा मजदूरी का काम कराया जाना चाहिए, इससे ज़्यादा इनके पास कोई अधिकार नहीं रहने चाहिए। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर कि हिटलर की जो आइडियोलॉजी है उसके कारण जर्मनी के अंदर करीबन 5 मिलियन के आसपास यहूदियों को मारा गया। 5 मिलियन जूज वर किल्ड। 50 लाख के आसपास का आपको आंकड़ा मिलेगा। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ द जूज वर किल्ड in the name of the racial hierarchy and the pure race theory which was propagated by Hitler and I would say the Nazism. ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि नाजिज्म क्या मानता है।
नाजिज्म और हिटलर की एक दूसरी विचारधारा इसके बाद अब समझेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी। मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेनेशन का एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा रेदर देन यही फैक्ट को अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, वही की वही स्लाइड्स बोल दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। स्लाइड्स आपके लिए रेफरेंस में लिखी है। ये स्लाइड्स को रेफरेंस में रखने के पीछे का कारण यही है कि आप समझो, आप चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करो, आप उसके साथ लिंकअप करके देखो तो आपको ज़्यादा मजा आएगी। यू विल बी एबल टू एंजॉय इट इन अ वेरी इफेक्टिव वे। गेटिंग माय पॉइंट? So this is one of the reasons I put the slides over here. बाकी तो मैं ऐसे भी विदाउट स्लाइड्स भी पढ़ा सकता हूँ, पर विदाउट स्लाइड्स पढ़ाना वो है क्या, कभी कभी मैचअप नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर है, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर है, इसके लिए वो क्या होता है कि वो सेटअप नहीं होता है कभी कभी। खैर वॉट एवर में बी द केस, बट पहला पॉइंट आपको हायरार्की का मिलता है जो रेशियल हायरार्की के रूप में हम लोग पहचानते हैं। इसी बात के ऊपर जब हिटलर ने रेशियल हायरार्की को प्रोपोगेट किया, ये प्रोपोगेशन को वो फैलता है और हिटलर अपनी आइडियोलॉजी को और एक्सपांड कराते हुए कहता है कि मेरी आइडियोलॉजी ये है कि जो जर्मन रेस है और जो जर्मन ओरिजिन पीपल जो है, जो आर्यन लोग के रूप में पहचाने जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लिविंग रूम होना चाहिए। लिविंग रूम का मतलब क्या है कि बिकॉज द जर्मन रेस इज द बिगेस्ट एंड द प्योरेस्ट रेस इन द वर्ल्ड, तो उनके लिए रहने की जगह भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। हिटलर क्या कहता है कि जर्मन रेस जो है वो सबसे बड़ी रेस है पूरी दुनिया के अंदर, वो सबसे प्योरेस्ट रेस है, तो उनके लिए रहने का जगह भी बड़ा होना चाहिए, उनके लिए घर बार मकान सब कुछ बड़ा होना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वो कहता है कि मैं जब तक नई टेरिटरीज को एक्वायर नहीं करूंगा, जहां पे जर्मनी के लोगों को सेटल ना करवाऊं, तब तक मेरी जर्मन रेस का जो एम्पायर बिल्डिंग का जो आइडियोलॉजी है वो फुलफिल नहीं होगा। और इसी के चक्कर में भाई साहब ने ऑस्ट्रिया को कैप्चर किया, इसी के चक्कर में सुडेटनलैंड को कैप्चर किया, इसी के चक्कर के ऊपर पोलैंड के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, एंड दिस विल लीड टू द वर्ल्ड वॉर। हिटलर ये क्यों चाहता था? तो हिटलर कहता था कि मैं जितनी नई टेरिटरीज को एक्सपांड करूंगा, उससे मेरी मदर कंट्री जो जर्मनी नाम का देश है उसका दबदबा पूरी दुनिया के अंदर बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि वहां पे जितने भी जर्मन ओरिजिन के लोग रह रहे हैं या जिनको मैं सेटल कराऊंगा वहां पे, उनको अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन के साथ अच्छा लगाव भी बढ़ेगा। मतलब हिटलर का प्लान ऐसा था कि एक बार पूरा यूरोप उसके हाथ में आ जाए, उसके बाद अपने ही लोगों को यूरोप के अलग अलग सिटीज के अंदर वहां पे सेटल कराना और उनको बोलना कि बेटा तुम यहाँ के राजा बन गए हो, तुमको मैंने सेट कराया है, तुमको मेरे गुणगान गाने पड़ेंगे साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी कंसीडर कि हिटलर जो है ये आइडिया को लेबेंस रॉम के रूप में पहचानता है। लेबेंस रॉम या इसको लिविंग स्पेस के रूप में पहचानते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नाजिज्म का। मैं आपको नाजिज्म के फीचर्स बता रहा हूँ, होपफुली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता भी देता हूँ। अभी जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ नाजिज्म, कि नाजिज्म क्या कहना चाहता था पूरी दुनिया को लेके सब, और किसके साथ नाजिज्म जुड़ा हुआ है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये हिटलर ऐसा सोचता है कि मैं जितने जर्मनी का एक्सपांशन करूंगा उतने ही रिसोर्सेज मेरे पास आएंगे, और जितने रिसोर्सेज मेरे पास आएंगे उसके कारण जर्मनी का जो पावर है वो बहुत बढ़ जाएगा। सो हिटलर इज ऑफ द ओपिनियन कि मोर एंड मोर रिसोर्सेज विल बी एक्वायर्ड बाय मी, मेरे द्वारा बहुत सारे रिसोर्सेज एक्वायर होंगे, उसके कारण मेरा पावर भी बढ़ेगा, मेरा साम्राज्य भी बढ़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी कंसीडर कि हिटलर ने अपना जो एक्सपांशन है वो एक्सपांशन बेसिकली ईस्टर्न साइड के ऊपर करने की कोशिश की, और वो चाहता था कि जितने भी जर्मन ओरिजिन के लोग हैं उनको ज्योग्राफिकली एक जगह के ऊपर सीमित कर दिया जाए। एंड दिस इज हाउ हिटलर जब अपना एक्सपांशन कर रहा था, ये एक्सपांशन करते 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 जैसे समय आगे गया, ये समय आगे चलते चलाते हिटलर ने जब पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, तो पोलैंड के ऊपर आक्रमण करने के बाद आपके वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। इस तरह से ये जो मैप है
ये मैप का आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि ये मैप का सिग्निफिकेंस क्या है जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो। ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ हिटलर एंड द एक्सपांशन ऑफ हिटलर, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ही आपके बनते रहते हैं और क्वेश्चंस आपको यही पूछा जा सकता है कि भाई हिटलर का सिग्निफिकेंस क्या था, हिटलर क्यों ऐसा करता है, हिटलर ये नहीं करता तो क्या होता। सो वी फाइंड कि हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, उसके पीछे का कारण ही ये है साहब। और हिटलर ने धीरे 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 करके जब पावर को एस्टेब्लिश किया, उसके बाद अपनी रेशियल प्रैक्टिसेस और रेशियल पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करने की भी शुरुआत करता है। सो वी फाइंड कि नाजिज्म बिलीव्स इनटू टू थिंग्स, वन इज द एक्सपांशन ऑफ द आर्यन रेस, second is the purity of the Aryan race, third thing is the role where the Nazism believes into this ideology that the Nazis or the German should have a bigger area to live, उनको रहने के लिए बहुत बड़ा विस्तार होना चाहिए, तभी जाके जर्मन्स और नाजी सब एक साथ दिख पाएंगे साहब, नहीं दिख पाएंगे साहब, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब सवाल ये है कि ये पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी को हिटलर ने कैसे इंप्लीमेंट कराया, ये आइडियोलॉजी को किस तरह से इंप्लीमेंट कराया जाता है, ये आइडियोलॉजी को एक्शन के अंदर कैसे लाया गया, उसके ऊपर एक प्रश्न बनता है कि एक है विचारधारा, एक जो चीज है जिसे हम लोग कहते हैं विचारधारा। विचारधारा क्या होती है कि खाली आपको विचारों के अंदर आती है, आइडियाज के अंदर आती है, पर उसके बाहर की भी चीजें होती है। देयर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड दैट। विचार को अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाना हो तो बहुत टफ चीजें होती है। जैसे कभी कभी मुझे मन में ख्याल आता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का क्वेश्चन आता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। मुझे लगता है कि नो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल, इसको इंप्लीमेंट कराएंगे प्रॉब्लम हो जाएगा। वही चीज हिटलर के लिए भी थी। हिटलर ने सोचा तो ऐसा था कि मैं जर्मनी का एम्पायर बनाऊंगा, हिटलर ने सोचा तो ऐसा था कि जर्मनी के जो लोग हैं उसमें आर्यंस नॉन आर्यंस का डिवीजन कराऊंगा, हिटलर ने सोचा तो ऐसा था कि हायरार्की बनाएंगे जहां आर्यंस को सबसे ऊपर रखेंगे और जूइश कम्युनिटी जो यहूदी लोग हैं उनको सबसे नीचे रखा जाएगा। प्रश्न यह था कि उसको इंप्लीमेंट कैसे कराया जाए, प्रश्न यह था कि उसको लागू कैसे कराया जाए, प्रश्न यह था कि हिटलर इसके ऊपर क्या एक्शन लेगा। दिमाग शैतान का था और शैतान का दिमाग जब चलता है और जब शैतान के हाथ में सत्ता आती है, 1932 के बाद हिटलर के हाथ में सत्ता आ चुकी थी, ये एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि इलेक्शन जीतता है हिटलर, और जब पॉलिटिकल पावर गेन किया हिटलर ने, उसके बाद तो पिक्चर क्लियर हो गया कि भाई अब उसको कोई हराने वाला नहीं, उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि 1932 ऑनवर्ड से जैसे ही हिटलर ने पॉलिटिकल पावर गेन किया, हिटलर ने पॉलिटिकल पावर गेन किया, ये पॉलिटिकल गेन पावर करने के बाद हिटलर स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग हिज पॉलिसीज, एंड वी फाइंड कि ये जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है, यही इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज के अंतर्गत हिटलर ने अपना जो नाजी स्टेट की पॉलिसी है उसको भी लागू करने की शुरुआत कर दी। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर कि हिटलर ने एक जो एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी की जो आइडिया थी उसको लागू कराया। जितने भी लोग जिसको हिटलर को लगता था कि ये हमारे लिए अनडिजायरेबल है, उनको एलिमिनेट कराने का प्लान करने की शुरुआत की। एंड दिस इज हाउ वी सी कि हिटलर ने खाली और खाली इवन विद इन द आर्यन कम्युनिटी ऐसे लोगों को जिंदा रखा जो प्योर एंड हेल्दी होंगे। सो इवन द जर्मन्स वर किल्ड बाय हिटलर। ऐसा नहीं था कि खाली उसने जूस को मारा था। हिटलर की स्टोरी यह है कि हिटलर ने जर्मन्स को भी मारा था, बूढ़े जर्मन्स, बहुत ही गरीब जर्मन्स जिनके पास फिजिकल वर्क करने की कैपेसिटी नहीं है। हिटलर कहता है कि चचा चाची अब जी के क्या करोगे, इतना तो जी लिया, इतना तो दुनिया देख लिया, जाओ चलो धक्का मारते हैं तुमको। तो यू कैन इमेजिन कि एक ऐसी सिस्टम को चलाना जहां खाली और खाली प्योर प्रकार के लोगों को रखना, खाली और खाली हेल्दी आर्यंस को रखना, क्योंकि वो लोग डिजायरेबल थे,
ये वो लोग थे जो मदद कर सकते हैं जर्मनी को राज्य चलाने के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस हिटलर चाहता था कि यही लोगों के पास जीने का अधिकार होना चाहिए, यही लोगों का विकास होना चाहिए। बाकी गरीब लोग, बाकी अनहेल्दी लोग, बीमार लोग, बूढ़े लोग, वो कोई नहीं रहने चाहिए। उन सबको अनडिजायरेबल कहा गया। ये अनडिजायरेबल के अंदर जूइश भी आ जाते थे। तो यू कैन इमेजिन कि नाजी स्टेट के द्वारा धीरे 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 करके इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराया, ये पॉलिसीज के द्वारा बहुत सारे जर्मन्स को भी इम्प्योर और एब नॉर्मल कहा और कहा कि भाई आपको भी जीने का अधिकार नहीं है, और उन सबको इथुनेशिया दे दिया जाता था। यू माइट बी अवेयर अबाउट इथुनेशिया, जिसे हम लोग मर्सी किलिंग के रूप में पहचानते हैं। एंड वी फाइंड कि ये जो मर्सी किलिंग का जो आइडिया है, जहाँ जनरली कॉमन मैन या कोई भी इंसान सोचता है कि भाई मुझे अब नहीं जीना है, यहाँ स्टेट डिसाइड करता था कि तुम्हें अब नहीं जीना है, हम तुमको मार देंगे। एंड दिस इज हाउ कि जब ये चैप्टर की शुरुआत हुई तो मिस्टर हेलमुथ करके जो लड़का था 12 साल का, उसके फादर की स्टोरी का मेंशन किया गया था। और मिस्टर हेलमुथ के फादर जो एक डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारे जर्मन्स जो मेंटली और फिजिकली अनफिट थे उनको है ना सुला दिया। उनको गैस चैम्बर्स में डाल के सुलाया, उनको गोली मार के सुलाया गया, उनको दवाई दे के सुलाया गया, उनको इंजेक्शन दे के सुलाया गया। सो वी फाइंड कि बहुत सारे लोग थे जिनको अनडिजायरेबल का टाइटल दिया गया बाय द स्टेट ऑफ हिटलर। और हिटलर कहता है कि आपके पास जीने का अधिकार नहीं है, आपके पास पूरी तरह से अब लाइफ जो है खत्म हो गई है, क्योंकि तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम राज्य के लिए कुछ काम के नहीं हो, तुम तो बोझ बन गए हो राज्य के लिए। ज्यूइश लोगों के लिए उसकी नफरत अलग थी, जहां उसको लगता था कि ज्यूइश लोग बहुत ही अनहाइजेनिक लोग हैं। ज्यूइश लोग ऐसे लोग हैं जो साफ सफाई नहीं रखते हैं, उनके अंदर कीड़े पड़ते हैं, उनके अंदर बीमारी आती है। और उसकी नफरत इनके साथ बचपन से थी, बहुत सारे इंसिडेंट्स जुड़े हुए थे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस उसने ज्यूइश को टारगेट किया। उसने जर्मनी के अंदर ऐसे बूढ़े लोग थे, फिजिकली और मेंटली अनफिट लोग थे, उनको टारगेट किया। इसके अलावा अदर देन दिस, हिटलर विल ऑल्सो बी टारगेटिंग द नोमैडिक कम्युनिटीज इन यूरोप। तो हिटलर ने बहुत लोगों को मारा। ऐसा नहीं था कि खाली गिने चुने 4, 5, 10 लोगों को ही मारा था या 10 कम्युनिटी को ही मारा था। हिटलर ने सबको मारा। खास करके जर्मनी के अंदर जो ब्लैक पीपल रहते थे, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे, अफ्रीकन ओरिजिन के लोग थे, उनको भी पनिश किया गया। जो जिप्सी हुआ करते थे, अगर आपको पता होगा, जिप्सीज नोमैडिक लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली घुमा करते थे, उनको भी मारा जाता है साहब। क्योंकि नाजी जर्मनी के अंदर आप रेशियली तभी प्योर कहलाए जाओगे जब आप आर्यन रेस से बिलोंग करते हो। यू बिलोंग टू द आर्यंस। इफ यू डू नॉट बिलोंग टू द आर्यंस, दैट मीन्स यू विल बी परसिक्यूटेड। दैट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन विल बी परसिक्यूटेड साहब, अदर देन दी जर्मन ओरिजिन पीपल जो हत्ते कट्टे लगते हैं उसके सिवाय। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर हिटलर विल बी परसिक्यूटिंग द जिप्सीज एंड द ब्लैक पीपल who were living in Germany, and they were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the Aryan race. They were also widely persecuted. पूरी तरह से उनको खत्म किया गया, कंप्लीटली उनको एनिहिलेट किया गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब जिप्सीज कौन थे उसके बारे में एनसीईआरटी ने बहुत इंटरेस्टिंगली व्याख्या दी है। अब आपको ये शब्द के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये कीवर्ड है। और अगर आपको पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर बहुत बार कीवर्ड्स पूछती है, और ये कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको किताब के अंदर से रेफरेंस बुक के अंदर नहीं मिलेंगे कभी कभी, पर आपको ये जो कीवर्ड है, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ कीवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स। और इसी के कारण मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो जिप्सी लोग थे जिसको हिटलर परसिक्यूट करता है, ये वहां के नोमैडिक लोग थे। ये लोग
यहाँ से वहाँ भटकते रहने वाले लोग थे। इसमें से यूरोप के अंदर कुछ-कुछ जिप्सी कम्युनिटी में आपको 2 नाम मिलेंगे, एक है सिंटी और रोमा कम्युनिटी। ये सिंटी और रोमा कम्युनिटी के लोग तो इंडिया से भी बिलॉन्ग करते थे, ये भी एनसीईआरटी का मानना है। खैर, इससे हमको समझ में आता है कि हिटलर कितना बड़ा रेसिस्ट इंसान था, जिसके द्वारा उसने किसी को नहीं बख्शा। इनफैक्ट यही हिटलर जर्मन एम्पायर के अंदर जो दूसरे नागरिक थे, उनको भी प्रोसिक्यूट करने की बात करता है। और वो कहता है कि रशियंस एंड पोलिश ओरिजिन के लोग हैं, जो पोलैंड के लोग हैं और रशिया के नागरिक हैं, ये भी सब ह्यूमन हैं। सब ह्यूमन का मतलब कि ह्यूमन की कैटेगरी में नहीं आते, इनके साथ मानव जैसा वर्तन नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, जब हिटलर ने पोलैंड और रशिया को कैप्चर किया तो वहां के जितने भी नागरिक थे उन सबको पकड़ पकड़ के उसने स्लेव लेबर के रूप में यूज करने की शुरुआत की। सो यू कैन इमेजिन कि हिटलर वाज वन ऑफ अ पर्सन हु वाज अ ब्लॉट ऑन ह्यूमनिज्म। मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न करने वाला कोई इंसान था तो वो आपको हिटलर मिलेगा। और हिटलर ये चीज बहुत क्लियर कट कहता है कि भाई देखिए, मैं तो खाली जर्मन रेस को ही प्योर एंड ओरिजिन मानता हूँ, जो सबसे प्योरेस्ट है साहब, आर्यन रेस जो है, उसके सिवा और कोई नहीं है। लोगों को जब मजदूरी कराई तो लोग भूख मरे से मर गए, खाना तो मिलता नहीं था, गुलामी करवा के रखी थी उसने साहब। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर कि हिटलर ने एक एक करके जो 1932 ऑनवर्ड से जब नाजी स्टेट की स्थापना की, उसके बाद जूस को सबसे ज्यादा उसने परसिक्यूट किया और जूस को बुरी तरह से उसने खुंदेल दिया। ये जूस को मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, पकड़ा जाता है और उनको परसिक्यूट किया जाता है, उसके पीछे का कारण यह था कि राइट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, Jews and Christians have some kind of ideological differences. Some nahi, there are many differences, I would say. So Jews believes into some system of faith. And when we see the story of Hitler, जब हम लोग हिटलर की स्टोरी को देखते हैं तो हिटलर कहता है कि भाई यहूदियों को इस तरह से ये फेथ के अंदर मानना गलत है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जब हिटलर पावर के ऊपर आया तब तक यहूदियों को लेके बहुत सारी बातें चल रही थी। खास करके जूस को सबसे बड़ा आरोप पहले से लगता आ रहा है, जेरूसलेम के अंदर भी लगा था और यूरोप के अंदर भी ये आइडिया पॉपुलर था कि भाई जीसस क्राइस्ट को किसी ने मारा है तो जूस ने मारा है। अब जीसस क्राइस्ट का मृत्यु कब हुआ था साहब, आप समझने की कोशिश करिए। ये था 1940s का पीरियड या 1930s का पीरियड, मतलब करीबन 1900 साल पहले की बात हिटलर आज की तारीख में यूरोप के अंदर इंप्लीमेंट करवा रहा है। और हिटलर कह रहा है कि भाई यीशु मसीह को परेशान करने वाले, उनको क्रॉस के ऊपर लटकाने वाले यही लोग थे और इसके लिए हम इनको आज पनिश कर रहे हैं। यहूदियों के ऊपर आरोप लगाया गया कि आप उसरर्स हो। उसरर्स का मतलब समझ में आता है, आप ब्याज के ऊपर पैसा लोगों को देते हो और उसके बाद उनका शोषण करते हो। सो वी फाइंड द जूज वर काइंड ऑफ ब्लेम फॉर मल्टीपल थिंग्स अब, और इसी के कारण जूस को पहले से ही राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स एंड अगेन इन द मिडिवल टाइम्स उनको परसिक्यूट किया गया इन होल ऑफ यूरोप। पूरे यूरोप के अंदर उनके पास लैंड ओनरशिप का कोई राइट्स नहीं था। ये जो जूइश कम्युनिटी थी यूरोप के अलग अलग शहरों में अगर रहती भी होंगी तो उनका एक ही काम था, वो था छोटा मोटा व्यापार करना और पैसा ब्याज के ऊपर देना। और इसी के कारण जूइश का ट्रेडिशनली एक जो वे ऑफ लाइफ रहा है यूरोप के अंदर, उसमें क्रिश्चियनिटी और जूइज्म के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको मिलेगा। यूरोप के अंदर जूइश कम्युनिटी को रहने के लिए एक स्पेशल एरिया के अंदर, सिटीज के अंदर रखा जाता था, जिसे घेटोइजेशन के रूप में हम लोग पहचानते हैं। एंड वी फाइंड कि कंटिन्यूअसली इनके ऊपर अटैक हुए थे, इवन व्हेन द जर्मन एम्पायर वाज बिकमिंग, जब जर्मन एम्पायर आपका बन रहा था। यहूदियों को परसिक्यूट करना और यहूदियों को पूरी तरह से एनिलिएट करना, वो हिटलर का एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड प्लान था, क्योंकि हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उसके अंदर यूज जो है वो सबसे लोएस्ट रेस के रूप में कंसीडर किए जाते थे। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर कि हिटलर का जो मानना था वो क्लियर कट
एक पर्सपेक्टिव के चलता था, जहां हिटलर अपनी जो सूडो साइंटिफिक थियरी ऑफ रेस दर्शाता है, जिसके अंदर वो बताता है कि जूइश लोगों के प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और वो कहता है कि अगर जूइश लोगों का सॉल्यूशन लाना है तो उनका टोटल एलिमिनेशन करना जरूरी है। टोटल एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है साहब? टोटल एलिमिनेशन का मतलब होता है उनको मार देना साहब। सो दिस इज हाउ वी सी कि हिटलर ने बहुत सारे जूस को, जब से वो पावर के ऊपर आया तब से उनको परेशान करना शुरू किया। ही स्टार्टेड टेरराइजिंग देम, ही स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग देम, ही स्टार्टेड सेग्रीगेटिंग देम। उनको अलग कर दिया, उनको देश से निकाल दिया, उनको यूरोप के अलग अलग विस्तारों के अंदर शिफ्ट करवा दिया, और जो लोग जर्मनी के अंदर बचे थे उनको वर्ल्ड वॉर 2 की जब शुरुआत होती है, उसी पीरियड के दौरान उनको बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर लेके जाया जाता था, और फाइनली वहां पे गैस चैम्बर के अंदर लॉक करके ख़त्म कर दिया जाता था। ऑशविट्स करके एक जगह है, पता नहीं आप में से कितने लोग ने ये जगह का नाम सुना है। ऑशविट्स वाज अ प्लेस जहां बहुत बड़ा एक टाइम के ऊपर आपको गैस चैम्बर मिलेगा। ये जो जर्मन गवर्नमेंट जो थी उसके द्वारा ऑफिशियली ये कैंप चलाया जाता था, जहां बहुत बड़ी मात्रा में ज्यूज को वहां पे लेके जाया जाता था, उनको गैस चैम्बर में लॉक करके खत्म कर दिया जाता था। एंड दे वर किल्ड ब्रूटली, मतलब बहुत बुरी तरह से उनको मार दिया जाता था। ये जो रेशियल स्टेट की थियरी है और ये जो रेशियल स्टेट का जो आइडिया है, ये सब चीजें दर्शाती है कि कैसे जूइज्म जो है उसको हिटलर हेट करता था, और हिटलर ने अपनी जो नाजी की आइडियोलॉजी जो थी उसको प्रैक्टिस में भी ला दी, और बहुत बुरी मात्रा में, बहुत बड़ी तरह से, इनफैक्ट अपने जो विचार है उन्होंने बेसिकली यहाँ पे ख़त्म किए। बहुत बड़ा जिनोसाइड किया, एक साइड के ऊपर युद्ध चल रहा है, अपने जो मर्डरस आइडियल जो थे उसको फुलफिल किया, पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, कुछ कुछ रीजन्स पोलैंड के जर्मनी के साथ एनेक्स कर दिए गए, और जो पोलिश ओरिजिन के जो ज्यूज हुआ करते थे उनमें से बहुत सारे लोगों को तो इन्होंने इनफैक्ट गैस चैम्बर के अंदर भी मार दिया साहब। वी फाइंड जब पोलैंड के ऊपर हिटलर ने अटैक किया तो ये अटैक के बाद पोलैंड के अंदर कुछ ज्यूज भी हुआ करते थे, यहूदी भी थे, और ये जितने भी यहूदी थे इनको भी इसने मारा। इनमें से बहुत सारे यहूदी के जो बच्चे थे वो जिंदा रह गए, उनके माता पिता को खत्म कर दिया गया बाय द हिटलर्स आर्मी, और करीबन 400 के आसपास आपको बच्चे मिलेंगे। यू विल फाइंड 400 चिल्ड्रन, स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन, जिनको बोट में बिठा के वहां से निकलवा दिया जाता है। और ये जो पोलिश ओरिजिन के ज्यूस थे ये इंडिया में आते हैं घूमते घूमते। सो यू कैन इमेजिन कि जर्मनी ने जब ज्यूइश को परसिक्यूट किया पूरे यूरोप में, तो उनमें से कुछ कुछ ज्यूइश लोग इंडिया में आएंगे, उसमें बच्चे थे 400 से ज्यादा बच्चे। ये ज्यूइश लोग 1940s के पीरियड के दौरान जब इंडिया आए तो पहले बॉम्बे में आने की कोशिश करेंगे, पर बॉम्बे एट दैट टाइम वाज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, और अंग्रेजों ने जो पोर्ट की अथॉरिटी थी उन्होंने मना कर दिया कि वी विल नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ ज्यूइश चिल्ड्रन ओवर इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारी हिटलर के साथ लड़ाई चल रही, हम लोग और कोई बखड़ जंतर नहीं मांगते हैं सब। ये जो ज्यूइश बच्चे थे ये इसके बाद जामनगर के अंदर आते हैं, और जामनगर के अंदर जाम साहब हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह जी महाराज साहब जाडेजा, वो उनको आश्रा देंगे। ही विल बी गिविंग देम पेट्रोनेज एंड आई वुड से हाउसिंग एंड द शेल्टर एंड द एजुकेशन टू द जूइश चिल्ड्रन। और जब तक पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर चलता है तब तक 2-3 साल तक ये बच्चे यहाँ पे रहेंगे जामनगर में, गुजरात के अंदर। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये जो पोलिश ओरिजिन के जो ज्यूस थे उनको वापस अपने कंट्री भेजा गया बाय द किंग हिमसेल्फ, और उसके बाद उन्हीं ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के अंदर एक बच्चा बड़ा होके फिर पोलैंड का प्रधानमंत्री बनता है, और उसने डिसाइड किया कि आई विल बी मेकिंग श्योर कि हमको बचाने वाले जो भारत के महाराजा थे उस टाइम पे जामनगर के, उनको रिस्पेक्ट की जाए। तो उनके लिए बेसिकली पोलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे तो एक रास्ता बना है उनका, जो वॉर्सो करके जो कैपिटल है, वहाँ आपको दिग्विजय सिंह जी महाराज का रास्ता मिलेगा। और इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है
कि that the Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans, India and the contemporary world brought in from the occupied Europe साहब। तो यू कैन इमेजिन कि इंडिया ने उस टाइम पे बहुत सारी मदद की थी और ये बहुत बड़ी आपकी एक हेल्प मिलेगी साहब। ये सब सिचुएशन में हम कुछ भी बोले, इन्होंने पूरी तरह से पूरे यूरोप को तहस नहस कर दिया था और सबको बोल दिया था कि आप अनडिजायरेबल हो, वो चाहे पोलिश लोग हो, वो चाहे जूइश लोग हो, वो चाहे जर्मन ओरिजिन लोग जो बूढ़े हो गए हो, इन सब को एक एक करके इन्होंने खत्म कर दिया। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि बहुत सारे पोलैंड के अंदर भी इंटेलिजेंशिया के लोग थे, उनको मार दिया गया क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने इंटेलिजेंशिया को जिंदा रखा तो ये लोग पब्लिक को मोटिवेट करेंगे, ये लोग पब्लिक को प्रोवोक करेंगे, ये लोग पब्लिक को बढ़ा चढ़ा के बातें बताएंगे और जब पब्लिक को प्रोवोक करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बढ़ा चढ़ा के बातें बताएंगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी देयर माइट बी अ रिवोल्ट अगेंस्ट द हिटलर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। पोलिश चिल्ड्रन ये जितने भी बेसिकली आर्यंस के जैसे लगते थे, मतलब जर्मन्स के जैसे लगते थे, उनको अपने माँ बाप से छीन लिया गया और कहा गया कि नहीं अब तुम आर्यन बन गए हो, तुम जर्मन बन गए हो साहब। इनको जर्मन फैमिलीज के अंदर रेस कराया जाता था। जो पोलिश बच्चे जर्मन जैसे नहीं दिखते थे उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता था। उनमें से मैंने आपको बताई इंडिया की स्टोरी। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि बहुत बड़े बड़े घेटोस बनाए जाते हैं जहां पे जो जर्मन गवर्नमेंट थी उसने जूश, पोलिश और भी लोग थे उन सबको एक एक करके मारने की शुरुआत की। और इस तरह से जो रेशियल यूटोपिया था, ये रेशियल यूटोपिया के द्वारा जर्मनी के अंदर और यूरोप के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर लोगों को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया साहब। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट पता चला कि नाजिज्म एज एन आइडियोलॉजी और नाजिज्म की आइडियोलॉजी जो है वो किस में मानती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको पूछा जाए कि नाजिज्म के अंदर रेसिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिज्म अंडर नाजिज्म साहब, आपको ये लिखना है। तीसरा पॉइंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाजिज्म खाली और खाली आर्यन रेस के अंदर हायरार्की तो बात करता ही है, पर नाजिज्म ये भी कहता है कि अनहेल्दी लोग, मेंटली और फिजिकली अनहिट लोग, मतलब बेसिकली जो बूढ़े लोग हैं या ऐसे लोग जो दिव्यांग लोग हैं, जिसे हम लोग एट टाइम्स हैंडीकैप शब्द यूज करते थे, उनको भी रहने का अधिकार नहीं है, उनको भी जीने का अधिकार नहीं, उनको भी परसिक्यूट कर देना चाहिए। ये सब चीजों से एक चीज हमको समझाती है, ऑल दिस थिंग्स अल्टीमेटली कम्स टू द कंक्लूजन कि नाजिज्म एक विशेष प्रकार की रेशियल पॉलिटिक्स और रेशियल आइडेंटिटी के अंदर बहुत ही डीप रूटेड था। एंड बिकॉज इट वॉज टू मच डीप रूटेड इन टू द रेसिज्म, वो बहुत ज्यादा ही डीप रूटेड था, उसके कारण हिटलर ने अपने लोगों को भी नहीं बख्शा और आजू बाजू के लोगों को भी खत्म कर दिया। और एक पूरी रेसिज्म की जो आइडिया है कि जहां आर्यन रेस आर्यन रेस आर्यन रेस का पिपूड़ी बजाया और सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस कैसे चलता है, ये प्रोसेस के बारे में आपको एनसीईआरटी के अंदर बहुत बड़ी सिस्टमैटिक चीजें उसने एक्सप्लेन की है। तो अब मैं आपको ये जो आइडियोलॉजी समझाई है, ये आइडियोलॉजी का एक्शन कैसे होता है, ये आइडियोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट कराया जाता है, उसके इंप्लीमेंटेशन के पार्ट के अंदर आपको लेके जाना चाहूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ दिस आइडियोलॉजी वाज इंप्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और नाजिज्म की आइडियोलॉजी को उसने कैसे लागू करवाया, किस तरह से फंडामेंटल चेंजेस लाने की कोशिश करता है। अब आप समझने की कोशिश करोगे, हिटलर रातों रात यहूदियों को मारेगा नहीं। हिटलर को भी पता था कि अगर मैं रातों रात यहूदियों को मारने की कोशिश करूंगा तो बहुत सारे जर्मनी के अंदर जो लोग हैं वो भी शायद मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा दे। तो 1933 से 39 जो पीरियड है, दिस इज नोन एज अ पीरियड ऑफ एक्सक्लूजन। ये वो पीरियड था जहां पे हिटलर ने जर्मनी के अंदर एक माहौल बनाया और ज्यूस के लिए कहा कि आपको हमारे साथ रहने का और जीने का अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज अ सिटीजन
एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। न्यूरेमबर्ग करके जर्मनी के अंदर एक जगह है जहाँ पे हिटलर ने बड़ी बड़ी रैलीज भी की थी। वहाँ पे उसने एक लॉ ऑफ सिटीजनशिप पास किया 1935 के सितंबर महीने के अंदर। और वो लॉ ऑफ सिटीजनशिप के अंतर्गत जर्मनी के अंदर वो बताता है कि ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड बी henceforth कॉल्ड एज द जर्मन सिटीजन्स एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। वो क्या कहता है, खाली वही लोग जिनके पास जर्मन ब्लड है उनको जर्मनी की नागरिकता कंसीडर की जाएगी। अब जूस के पास जर्मन ब्लड नहीं था, जिप्सिस के पास जर्मन ब्लड नहीं था, और भी जर्मनी के अंदर लोग थे उनके पास जर्मन ब्लड नहीं था। फिर क्या कहा, उसको पता था कि अब पॉलिटिकल अपोनेंट्स मेरे पास कोई बचे नहीं हैं, और पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी नहीं बचा है, प्रेस भी नहीं बचा है। प्रेस और पॉलिटिकल अपोनेंट खत्म हो गया, उसका मतलब ये होगा कि हिटलर का बेसिकली कोई उखाड़ नहीं पाएगा जर्मनी के अंदर कुछ, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं था। उसके बाद कानून के अंदर लिखता है कि जूज एंड जर्मन्स के बीच में जो पहले शादी ब्याह होता था वो फॉरबिडन हो गया है। आज के बाद जर्मनी के अंदर रोटी बेटी का संबंध यहूदी और जर्मन लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट का इम्पोर्टेंट ये था दोस्तों कि हिटलर को पता था कि अगर जर्मन्स और जूस के बीच में रोटी बेटी का संबंध बनेगा तो जितना रोटी बेटी का संबंध बनेगा उतना ही हम लोग कह सकते हैं कि जो है ना कि जर्मनी के अंदर हार्मनी आएगी, रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ेगा, लोगों के बीच में यूनिटी बढ़ेगी। वो चाहता था कि जर्मन्स को अलग ट्रीट किया जाए, जूस को अलग ट्रीट किया जाए, इसके लिए ऐसे ही करना पड़ेगा सब। साथों साथ जूस को कहा जाता है कि इवन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन द जूस एंड जर्मन्स वो भी एक क्राइम के रूप में कंसीडर किया जाएगा। जर्मनी के अंदर एक ऐसी कंडीशन थी जहां बहुत सारे जर्मन यूथ, मतलब युवक युवती, लड़के लड़कियां, लाल लालिया, दे वर हैविंग अफेयर्स विथ द जूइश पीपल एंड द सेम वाइस वर्सा कंटिन्यूड। जर्मनी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन भी थी जहां लोग लव मैरिज करना चाहते थे। हिटलर ने कानूनी रूप से पहले तो शादियों को मना कराया और शादी के बाद कहा कि शादी आपको खाली जर्मन लोगों के बीच में ही करनी है, आप जूस के साथ नहीं कर सकते। शादी आपको जर्मन लोगों के साथ करनी है, आप जूस के साथ नहीं कर सकते। और आपने अगर जर्मन के साथ शादी की भी है, यू आर मैरिड विथ अ जर्मन गर्ल और बॉय, and then after marriage with a German boy or girl, if you are having some kind of extramarital relationship with a Jew, then you will be punished। मतलब ये क्या है कि वो चाहता था कि ज्यूइश लोगों के साथ जर्मन्स के कोई रिलेशन ही ना रहने चाहिए। कॉमन मैन की बात कर रहा हूं, सरकार की तो पॉलिसी थी, ये कॉमन मैन के अंदर भी ये बता रहा है। वो कह रहा है कि प्यार नहीं बढ़ना चाहिए। लव का एक आइडिया है ना साहब, दो कम्युनिटीज के बीच में प्यार बढ़ेगा तो हिटलर के लिए खतरा था। और इसके लिए हिटलर कहता है कि भाई ये खतरा को हम लोग नहीं स्वीकारेंगे। यहूदियों को कह दिया जाता है कि आज के बाद तुमको जर्मनी का जो नेशनल फ्लैग है उसको आपको कभी भी फ्लाई नहीं करना है, उसका ध्वज वंदन नहीं करना है। और इस तरह से यहूदियों को उसने सोसाइटी में आइसोलेट कर दिया, इनको पॉलिटिक्स के अंदर आइसोलेट कर दिया गया, इनको इकोनॉमी के अंदर आइसोलेट करने की शुरुआत होती है। और हिटलर ने कहा कि हम लोग जर्मनी के अंदर खाली और खाली जर्मन लोगों के साथ ही व्यापार करेंगे। जितने भी जर्मन ओरिजिन के लोग थे उनको शपथ दिलाई गई कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप यहूदियों के साथ नहीं करोगे, क्योंकि यहूदी लोग तो पैसा खाते हैं। यहूदी लोग ने तो यीशु को मारा था, जीसस क्राइस्ट को मारा था, ये आरोप लगाया था ना हिटलर ने साहब। यहूदी लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने जर्मनी की इकोनॉमी को खत्म किया हुआ है, इसके लिए उनके साथ व्यापार नहीं करना है हमको। बॉयकॉटिंग ऑफ जूइश बिजनेसेस, जूस इकोनॉमिकली भी खत्म हो गए। यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए हिटलर ने एक और पर्सपेक्टिव दिया और कहा कि ये जितने भी यहूदी हैं इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नागरिक ही नहीं है। अगर नागरिक नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो पहले भी थे उनको भी हटाया जाएगा
और नई जॉब के लिए तो कभी इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि सिटीजन्स आर ओनली एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन जर्मनी, बिकॉज द यहूदीज द जूज आर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स। तो मतलब ही नहीं है साहब कोई। उनकी प्रॉपर्टी को मूलभूत रूप से इन्होंने बेच दिया, घर से निकाल दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर दिया, या सस्ते दाम के अंदर कोई जर्मन फैमिली को बेच दिया जाता था। पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली कंप्लीट बॉयकॉट शुरू होता है ज्यूज का 1933 से लेकर 39 तक। यहूदियों को लग रहा था कि एक टाइम आएगा जब हिटलर भी जाएगा और हमारा जो फिर से जो नॉर्मल लाइफ था, सुबह उठे काम धंधे के ऊपर गए, वो चलता रहेगा। पर वो कुछ होता नहीं है साहब। हिटलर ने जर्मनी के अंदर इतने डीप रूटेड डिविजन्स कर दिए थे। ये डीप रूटेड डिविजन्स करने के कारण, सुन लीजिएगा मेरी बात, ये जो डीप रूटेड डिविजन्स करने के कारण जर्मनी का आम नागरिक, जो जर्मनी का कॉमन मैन था, वो यहूदियों के प्रति बहुत ही बड़ा द्वेष रखता था। A German common man used to feel anger and hatred towards a Jewish person because he was given a propaganda in such a way. मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर the Nazi propaganda, how the Nazis used to propaganda themselves by targeting the youth, जो युवा पॉपुलेशन है उसको। बट ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हिटलर क्या कर रहा है नाजिज्म के द्वारा। साहब जितने भी नाजी प्रॉपर्टीज थे, उनके सिनेगॉग हुआ करते थे। सिनेगॉग समझ में आता है आपको? इनके प्रार्थना घर हुआ करते थे। उन सबको अटैक किया जाता था, उन सबको टारगेट किया जाता था, उनको बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। 1933 से लेके 38-39 तक यही चला। जर्मनी के अंदर पब्लिक प्लेसेस में भी ज्यूइश को बॉयकॉट कराया गया। ये फोटोग्राफ अगर आप देख रहे हो मेरे ऊपर, तो ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? ये फोटोग्राफ का सिग्निफिकेंस है कि जर्मनी के अंदर पब्लिक पार्क के अंदर जब बेंच भी लगाई जाती थी, तो बेंच के ऊपर जर्मन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता था कि ये बेंच के ऊपर बैठने का अधिकार खाली और खाली आरियंस को है, जूइश लोगों को बैठने का भी अधिकार नहीं है। कितना बड़ा भेदभाव! आपने उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजकीय रूप से पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये करने के बाद भी आप झुके नहीं, आप चुप नहीं हुए। उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेट किया गया। एनसीईआरटी के अंदर फोटोग्राफ दिए हैं, एक से एक आप देखिएगा। एक बूढ़ा इंसान बता रहा है कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास जो था सब कुछ ले लिया। यहूदियों को पब्लिक प्लेस के अंदर बॉयकॉट कराया गया और कहा गया कि आपको यहां पे आने का अधिकार नहीं है, आने का अधिकार नहीं है। और जब यहां पे यहूदी को साफ किया जाता था, उसके बाद वहां पे टाइटल लगाया जाता था। अगर आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो, ये फोटोग्राफ के अंदर ये लोगो ये दर्शाता है कि नॉर्थ सी जो है ये बेसिकली अब फ्री ऑफ ज्यूज हो चुका है। यहां पे कोई ज्यूइश कम्युनिटी के लोग अब नहीं रहते हैं। एक रिसोर्ट हुआ करता था जर्मनी के अंदर, नॉर्थ सी रिसोर्ट। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ डीप रूटेड द हेट्रेड वाज फॉर द ज्यूइश कम्युनिटी। 33 से 39 कंटिन्यूसली उनको एक्सक्लूड किया गया, उनको घेटों में रख दिया गया। छोटी छोटे विस्तारों के अंदर उनको 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोगों को एक साथ छोटे कैंप के अंदर ला दिया गया। और जब उनको पूरी तरह से इकट्ठा किया गया, फिर उनको बोला जाता था कि आपको अपनी आइडेंटिटी मार्क पहननी है। और आइडेंटिटी मार्क क्या है साहब? तो यू आर सपोज टू वेयर अ स्टार ऑलवेज ऑन योर चेस्ट पोर्शन, द ब्रेस्ट पोर्शन साहब, ठीक है ना? यहाँ पे ऑलवेज यू आर सपोज टू वेयर अ स्टार। कोई भी यहूदी रास्ते में निकल रहा है, कोई भी यहूदी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको बोला जाता है कि तुम्हारे पास जीने का अधिकार नहीं है, हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तुमको एक स्टार दे देंगे साहब। ये आइडेंटिफिकेशन उनका मार्क था, उनके पासपोर्ट से लेके लीगल डॉक्यूमेंट से लेके घर के ऊपर सब जगह लगाया जाता था। जहां जहां यहूदी रहते थे, कॉमन मैन को पता चलता था कि देखो वो तारे वाला घर है, वो तारे वाला घर है, मतलब है ज्यूइश का घर है साहब। अगर ज्यूइश का घर है तो उसको टारगेट करना हमारे पास अधिकार है।
सरकार कुछ नहीं बोलेगी साहब। सो यू कैन इमेजिन कि उनके डॉक्यूमेंट से लेके हर एक चीज़ों के ऊपर वो स्टैंप लगा है। कोई भी इंसान देख लेगा कि ये यहूदी का घर है। ये इनको इस तरह से रखा जाता था अलग-अलग गाँवों के अंदर, अलग-अलग जगह के अंदर, गेटोज़ के अंदर। एक पूरा एरिया होगा जहाँ 5-10 हज़ार यहूदी एक साथ रहेंगे। एक ऐसा विस्तार जहाँ इनके पास खाने-पीने के पास कुछ नहीं था। ये यहूदियों को अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब जर्मन गवर्नमेंट को सरेंडर कर देनी पड़ती थी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस द Jews who were living in the ghettos, उनको खाने-पीने, बीमारियाँ, बहुत सारी सिचुएशन हो गई है। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। बोलोगे तो गैस चैम्बर में भेज देंगे। ऐसे भी जाना ही था गैस चैम्बर के अंदर। आज नहीं तो कल गैस चैम्बर में ही जाना था आपको। ये तो सच्चाई थी साहब। 1941 ऑनवर्ड से यही हिटलर यहूदियों को टारगेट करता है और कहता है कि भाई चलो अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। अब तुमको कहाँ भेजा जाएगा? यू विल बी सेंट टू अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप और जो गेटोज़ है वहाँ से उठा के इनको एक जगह पे भेजा जाता था जिसे हम लोग कहते हैं डेथ फैक्ट्रीज़। ये डेथ फैक्ट्रीज़ के अंदर ही हमको गैस चैम्बर्स मिलेंगे। ये गैस चैम्बर्स बेसिकली अलग-अलग जगह में जर्मनी में लोकेटेड थे। बेल्ज़ेक, ऑश्विट्ज़ का नाम अभी मैंने आपको बताया, सोबिबोर, ट्रेबलिंका, चेल्मनो, मैटजेनेक, और वहाँ पे उनको गैस चैम्बर के अंदर बहुत बुरी तरह से ख़त्म किया जाता था। एंड यू विल फाइंड कि उनको एक कमरे के अंदर लॉक किया जाएगा। एक कमरे के अंदर 50, 100, 500, कभी-कभी 200, 300 ऐसे लोग एक साथ इकट्ठे लॉक किए जाएंगे। उनको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे खड़े रहो, आपके ऊपर जो पाइप है वो पाइप के ऊपर से पानी गिरेगा। एक्चुअली आपको शॉवर के लिए भेजा जाता है। इनको ऐसा एहसास कराया जाता है कि हम आपको भेज रहे हैं फॉर शॉवर, मतलब नहाने के लिए। आप कहीं बाहर से आए हो इसके लिए। इनको कभी भी ये चीज़ें कन्वे नहीं कराई जाती है कि आपको शॉवर के लिए नहीं भेजा जा रहा है, आपको मारने के लिए भेजा जा रहा था। और वही शॉवर का जो नोज़ल होता है, जो जो हम लोग कहते हैं ना कि एक पाइप होती है, पाइप के अंदर से पानी की जगह गैस रिलीज़ होता था। और जैसे ही गैस रिलीज़ होता था तो चंद मिनटों के अंदर एक से एक जितने भी यहूदी थे उनको ख़त्म कर दिया जाता था। कुछ-कुछ यहूदियों को वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप के अंदर रखा जाता था और उनको बोला जाता था कि तुमको अपने भाइयों की बॉडी उठानी है, उनके जो भी कपड़े-वपड़े हैं, वो सब आपको उठाने हैं। ये फ़ोटोग्राफ है, एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है। ये फ़ोटोग्राफ दर्शाता है कि कितने बड़ी मात्रा के अंदर कपड़े गैस चैम्बर के बाहर लोग छोड़ के गए थे। मतलब ये है कि उनको नहाने का बोल के, शॉवर लेने का बोल के जब भेजा जाता था तो क्या परिणाम आता था? व्हाट वाज़ द आउटकम साहब? यू कैन इमेजिन, सोच सकते हो आप। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोटोग्राफ दिए हैं। ये कंसंट्रेशन कैंप का फ़ोटोग्राफ दिया गया है। ये कैंप का कैमरा देख के, फ़ोटोग्राफ देख के आपको ये लगेगा कि यह कितना सीनिक जगह है। यहूदियों को, बहुत सारे लोगों को पता था कि ये सीनिक जगह नहीं, हमारी मौत की जगह है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि देयर वर मेनी पीपल हू वर ट्राइंग टू एस्केप द कंसंट्रेशन कैंप। उनको मार दिया जाता था, उनको गोली चला दी जाती थी, या ये कंसंट्रेशन कैंप जो थे उसकी जो फेंसिंग की जाती थी उसमें लाइव वायर चलता था, करंट चलता था। द मोमेंट यू विल ट्राई टू क्रॉस द बाउंड्री आपको शॉक लग जाएगा साहब। ये यहूदियों को मार रहा था, उनके कपड़े-वपड़े ले लिए गए, उनको पूरा नेकेड करके वहां भेजा जाता था गैस चैम्बर्स के अंदर। एंड यू कैन इमेजिन कि ये जो है उनके जूतों का फोटोग्राफ है। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द शूज। यू सी हाउ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शूज विल बी लाइंग लाइक दिस। ये शूज का नंबर्स देख के हम लोग खाली अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितने लोगों को गैस चैम्बर्स के अंदर हिटलर ने मारा होगा। बाकी सब तो दूर की बात है, गोली वोली चलाई, दफना दिया तो वो तो अलग है। सिस्टमैटिक वे के अंदर कितनी बड़ी मात्रा में लोगों को इसने मारा होगा, ये तो इतिहास ही बताएगा साहब। और यही सच्चाई थी नाजिज्म की। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो चीज़ के अंदर मैं आपको यही चीज़ें कन्वे करवा रहा था कि नाजिज्म एज एन आइडियोलॉजी को अगर आप पकड़ के चलोगे, व्हेन यू विल डिस्कस एंड व्हेन यू विल आई वुड से सी द होल आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म एज अ होल, तो एक चीज़ याद रखेगा
कि नाजिज्म एक आइडियोलॉजी के रूप में रेशियल हायरार्की को मानती है। वो कहती है कि एक ऐसी सिस्टम जहाँ पे आर्यन सबसे प्योर है और जर्मन्स आर द प्योरेस्ट आर्यंस, तो दे हैव द डोमिनेटिंग राइट टू लाइफ, दे विल बी द रूलिंग द वर्ल्ड। बाकी जितने भी रेसेस हैं वो सब इम्प्योर है, उनका कोई अधिकार नहीं है जीने का। हो सके उतने लोगों को मारा जाए, वो चाहे जर्मन्स के होंगे, क्योंकि सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट के कंसेप्ट में भी मानते थे ये। और बिकॉज दे बिलीव्ड इनटू द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, दे मेड श्योर कि जो बूढ़े लोग हैं, जो यंग नहीं है, उनको भी मार दिया गया, पूरी तरह से सबको सप्रेस कर दिया गया, रेशियल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करवाया गया। ये सब सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि नाजिज्म एक आइडियोलॉजी के रूप में बहुत ही नेगेटिव आइडियोलॉजी थी। और ये नाजिज्म की आइडियोलॉजी को जब लागू कराने की पॉपुलैरिटी करता है, उसके बाद ही क्या होगा, वर्ल्ड वॉर होगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो आप समझने की कोशिश करिए, आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द पेक्यूलर फीचर्स ऑफ द नाजी थिंकिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है साहब, ठीक है ना? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। और आपको पूछा गया है कि भाई नाजी लोगों की सोच कैसी थी, दुनिया के ऊपर राज करना, रेशियल प्रोपोगेशन करना, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट की थियरी के अंदर मानना, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन को फॉलो करना, अपने अंदर के ही लोगों को कानूनी प्रावधान के द्वारा खत्म करवाना, जैसे यहूदियों को खत्म किया पहले फेज के अंदर। ये सब चीजें दर्शाती है कि हिटलर कितना बड़ा और उसकी जो प्रोपोगंडा टूल था कितना हैवी था साहब। अब प्रश्न ये आता है कि हिटलर को जब ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा था, व्हेन हिटलर वाज डूइंग दिस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, व्हाई द पीपल ऑफ जर्मनी वर सपोर्टिंग हिम। हिटलर ने इतने लोगों को मारा, इस तरह से खत्म किया गैस चैम्बर्स के अंदर, उसने इस प्रकार के कानून निकाले, यहूदियों को स्टार लगा के घूमना, उनके घर के बाहर सिंबल लगाना, उनको एक्सक्लूड कर देना। व्हाई द कॉमन जर्मन मैन वाज सपोर्टिंग दैट? कॉमन जर्मन मैन वाज सपोर्टिंग हिटलर, उसके पीछे का एक कारण था कि जर्मनी का जो यूथ था, जर्मनी का जो युवा था, जर्मनी के अंदर जो यूथ पॉपुलेशन थी, उनके दिमाग के अंदर हिटलर ने बहुत बड़ा प्रोपोगंडा फैला दिया था। और हिटलर ने कहा था कि मैं जो भी कर रहा हूं वो आपके लिए कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं वो आपकी नौकरी, आपके फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए कर रहा हूं। और छोटे बच्चे, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे के दिमाग के अंदर भी हिटलर ने जिस प्रकार की आइडियोलॉजिकल थॉट्स इंप्लीमेंट करवाने शुरू किए थे, इसके कारण ही नाजी स्टेट और पावरफुल हुआ। और ये पावरफुल होने के कारण आपके वहाँ पे लोकल लोगों को परसिक्यूट किया, जूस को परसिक्यूट किया, और वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको मिलूंगा तो ये चैप्टर के अंदर नाजी प्रोपोगंडा के बारे में आपको बताऊंगा। आपको समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाजी प्रोपोगंडा कैसे यूथ को टारगेट करता है, और यूथ को टारगेट करने के साथ साथ किस तरह से दुनिया को आगे लेके जाएगा, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे साहब, ठीक है? तो इतना रखते हैं आज के क्लास के अंदर। लेट अस कंप्लीट द सेशन टुडे। ऑलमोस्ट हमने 1.5 घंटे के आसपास डिस्कस किया है। तो अभी जो हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन के अंदर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कैसे नाजिज्म एज एन आइडियोलॉजी जो होती है वो इम्प्लीमेंट कराई जाती है बाय हिटलर बिटवीन द पीरियड 1939 एंड द पीरियड ऑफ 1945। वर्ल्ड वॉर की इवेंट्स और वर्ल्ड वॉर की घटनाओं को भी हमने आज के क्लास के अंदर पढ़ा है, पर आज जो हमारा आइडिया जो था, जो पूरा विचारधारा था, वो नाजिज्म के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने वाला था। क्योंकि मेरा मानना था कि मैं आपको नाजिज्म को एनालिटिकली पढ़ाऊँ, आपको ज़्यादा मजा आए। आज यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ। मैं आपको फिर से वेलकम करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज मिलेंगे, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की तैयारी हो रही है। अनाउंसमेंट यही है कि कल से फीस बढ़ जाएगी 24 तारीख से, मतलब परसों से, आज तो 22 हुआ है। उसके पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा एंड ऑलवेज यूज द रेफरल कोड PN Live। जब भी आपको डिस्काउंट कोड मांगे, आपको 10% डिस्काउंट जो है यही कोड के द्वारा मिलेगा। तो प्लीज़ यूज़ दिस कोड PN Live, प्रतीक नायक लाइव। हमेशा आपको ये याद रहना चाहिए
तो इसके द्वारा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और काफ़ी सारा लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स भी होगा, आप मेरे साथ जुड़ोगे भी सही। तैयारी कैसे करनी है, अनअकैडमी पे कैसे पढ़ाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा भी अगर आपको ओवरव्यू लेना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, फ्री क्लासेस के अंदर चले जाएगा जिसे हम लोग स्पेशल क्लास कहते हैं। ये जो स्पेशल क्लास है, ये स्पेशल क्लास के अंदर आपको मेरे बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे, आपको फ्री ओपन मिल जाएंगे, उसमें कोई आपको चार्जेस नहीं पे करने, खाली एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है। ये स्पेशल क्लासेस को आप देखिएगा, यू कैन मेक अप योर माइंड एंड वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन always use this code PN Live for 10% discount in your fees and you'll get connected to me as well। मेरा नया कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार के ऊपर है, पर इसके रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल रहेंगे, डाउट्स सॉल्विंग भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज मैं करवा रहा हूँ ऑन द अनअकैडमी प्लस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।